जय हिंद साथियों, स्वागत है एक बार फिर से आपका अपना परिवार एफएमएससी ग्रुप डिस्कशन में। दोस्तों, हर रोज की भांति फिर से उपस्थित हो चुके हैं आप सभी के बीच में इस होमवर्क सीरीज को लेकर के। आप सभी को पता है दोस्तों, इस होमवर्क सीरीज में जो आप सभी को आगामी जो एग्जाम आने वाली, वैकेंसी आने वाली, उन सभी को देखते हुए सभी का सिलेबस को कंबाइंड रूप से करके एक साथ चलाया जा रहा है। तो आगे जो दरोगा का वैकेंसी आने वाली है, उसके बाद आपका बीएसएससी उसके बाद एलपी का भी सॉरी एलपी कह रहे हैं, एनटीपीसी का एग्जाम चल रहा है। सभी को देखते हुए, इन सभी एग्जामों को देखते हुए आप सभी के बीच में इस होमवर्क को चलाया गया। आप सभी का बार बार कमेंट आता है कि होमवर्क कहाँ से मिलता है और होमवर्क कैसे प्राप्त करें, बार बार कमेंट करते हैं और आप लोग शुरू का थोड़ा सा एक मिनट का वीडियो नहीं देखते हैं, इसी वजह से आपको होमवर्क के बारे में पता नहीं चलता। तो बता देना सही से आप सभी के बीच में लुसेंट सार संग्रह जो एनसीईआरटी का हो जाएगा, मैथ्स वर्णमाला का वो, और साइंस में आप सभी के बीच में एक दृष्टि का क्विक बुक चलाया जा रहा है और उसका लुसेंट, उसके बाद एक करंट का बुक चला रहा है जो एसपीडी का है। इन सभी बुक का पीडीएफ बना के आप लोग को टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल पर डाल दिया जाता है। अगर आप व्हाट्सएप चैनल से नहीं जुड़े हैं तो जुड़ने के लिए बता देते हैं, आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइएगा और अबाउट पे क्लिक कीजिएगा, वहाँ से आपको एक लिंक मिलेगा, वहाँ से आप लोग क्लिक करके आप व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो जाइएगा और उसके बाद डेली आप लोग होमवर्क प्राप्त कर सकते हैं। तो ज़्यादा समय न लेते हुए क्लास को स्टार्ट करने जा रहे हैं और डेली क्लास में आज से का करंट अफेयर स्टार्ट किया जा रहा है। बताना आप सभी को, ध्यान दीजिएगा, क्लास पर ध्यान दीजिएगा। बताइएगा कि हाल ही में इंगा रुंगी नियल किस देश की प्रधानमंत्री बनी है? ये लिथुआनिया का बनी है, लिथुआनिया का बनी है, सही जवाब हो जाएगा। और बताना अगला क्वेश्चन, बताइएगा चर्चा में रहे संयुक्त राष्ट्र भूटान पहल का संबंध किससे? ये आतंकवाद विरोधी से, आतंकवाद के विरोध से हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बता दीजिएगा कि भारतीय नौसेना में कौन सा उथले पानी का पहला पनडुब्बी रोधी युद्धक जहाज शामिल किया गया? ये अर्नाला को शामिल किया गया, बहुत से जवाब, आईएनएस अर्नाला को शामिल किया गया। अगला क्वेश्चन बताना है कि हाल ही में राष्ट्रीय नामित प्राधिकरण स्थापित करने की घोषणा किसने की है? ये पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के द्वारा किया गया है, ये सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बता दीजिएगा कि बाल अधिकारों के लिए विश्व विधि कांग्रेस सम्मान प्राप्त करने वाला पहला भारतीय कौन बने हैं? ये भुवन डिभू हो जाएंगे, भुवन डिभू बन चुके हैं। अगला क्वेश्चन बताना है कि हाल ही में प्रोजेक्ट आरोहण किसने शुरू किया? ये एनएचएआई के द्वारा किया गया शुरू, प्रोजेक्ट आरोहण शुरू किया गया, सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप लोग को बता देना है, केंद्र सरकार ने आयुर्वेद दिवस कब मनाने की घोषणा किया है? ये 23 सितंबर हो जाएगा, सही जवाब है। 23 सितंबर को आयुर्वेद दिवस मनाने की घोषणा किया गया है, बहुत से जवाब है। बताइए वर्ष 2025 में विश्व खाद्य पुरस्कार के लिए चुनी गई मारियांगोला हंगरिया का संबंध किस देश हो जाएगा? ये ब्राजील की हो जाएगी। कहाँ की है ये ब्राजील की हो जाएगी, सही जवाब है। अगला क्वेश्चन बताना है कि हाल ही में ऑपरेशन रेनबो किसने चलाया है? ये राजस्व खुफिया निदेशालय के द्वारा चलाया गया, सही जवाब बताइए। ऑपरेशन ब्रह्मा कहाँ चलाया गया? ये म्यांमार में चलाया गया। और ऑपरेशन सिंधु कहाँ चलाया गया? ये ईरान में चलाया गया। और ऑपरेशन सिंदूर कहाँ चलाया गया? ये पाकिस्तान के इलाकों में जो आतंकवाद ठिकाने पे चलाया गया था, सही जवाब हो जाएगा। पता ना ऑपरेशन हॉक किसके द्वारा चलाया गया? ये सीबीआई के द्वारा चलाया गया, सीबीआई के द्वारा ही चलाया गया, ठीक है। और ऑपरेशन महादेव ये कहाँ चलाया गया? ये जम्मू कश्मीर में। ऑपरेशन महादेव, केलर और शिव शक्ति, ये तीनों कहाँ चलाया गया? ये जम्मू कश्मीर में चलाया गया, ऑपरेशन हो जाएगा, ठीक है। बहुत से जवाब है। बताना अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन बताइएगा कि फीडे विश्व कप 2025 किसके मेजबानी में होगी? ये गोवा, भारत में गोवा में होने वाली, भारत में कहाँ होगी? गोवा में हो जाएगी, सही जवाब बताइएगा। शतरंज विश्व चैंपियनशिप 2024 कौन जीता है? ये डी गुकेश द्वारा जीता गया और इसका आयोजन कहाँ हुआ था? सिंगापुर में हुआ था और सिंगापुर में डी गुकेश द्वारा जीत लिया गया। अगला क्वेश्चन बताइएगा, आप सभी को बताना है, बताइएगा मृत घोषित किया गया एशिया का पहला याला ग्लेशियर जो कहाँ स्थित है? नेपाल में। याला ग्लेशियर का संबंध नेपाल से हो जाएगा, बहुत ही अच्छा जवाब है। बताइएगा WHO ने जिनेवा में 78वीं विश्व स्वास्थ्य सभा में भारत को पहले रोग के उन्मूलन के लिए प्रमाण पत्र दिया। कौन सा रोग के लिए? ये ट्रेकोमा के उन्मूलन का प्रमाण पत्र दिया, सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताना है, 2026 में भारतीय टूर ऑपरेटर संघ IATO के 41वें वार्षिक सम्मेलन की मेजबानी कौन करेगा? ये विशाखापट्टनम करने वाला। विशाखापट्टनम कहाँ पड़ता है? आंध्र प्रदेश में पड़ता है। और विशाखापट्टनम किससे घिरा हुआ है? किस चट्टान से? डॉल्फिनोज नामक, ठीक है, डॉल्फिनोज नामक चट्टान से क्या है? घिरा हुआ हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा हाल ही में केंद्रीय मंत्री अमित शाह द्वारा लॉन्च नई E0 FIR पहल का संबंध किससे है? ये साइबर क्राइम होगा, किससे है? साइबर क्राइम से हो जाएगा, बहुत अच्छा जवाब है, बता दीजिएगा। अगला क्वेश्चन बताना है, हाल ही में जैव विविधता सूचकांक लॉन्च करने वाला शहर कौन सा होगा? ये चेन्नई बन जाएगा, ठीक है, चेन्नई कहाँ पर? तमिलनाडु का ही हो जाएगा, ठीक है। बताइए अगला क्वेश्चन है, 10वीं कक्षा के सभी छात्रों के लिए रोबोटिक शिक्षा अनिवार्य करने वाला भारत का पहला राज्य ये केरल बन चुका, बहुत जवाब है, ये केरल हो चुका है, सही जवाब है। अगला क्वेश्चन आप सभी को बता देना है, बताइएगा कि हाल ही में औषधीय पौधे आरोग्य पक्ष की खोज करने वाले कुट्टी मथन
कानी का निधन कहाँ हुआ? ये केरल में हुआ। सही जवाब केरल में इनका निधन हो चुका है। बहुत अच्छा जवाब बताइएगा। पहला साइकेड गार्डन किस राज्य में प्रारंभ होगा? साइकेड गार्डन ये उत्तराखंड में प्रारंभ होने वाला, उत्तराखंड में यह प्रारंभ किया जाने वाला है। सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि हाल ही में प्रोजेक्ट नन्ही कली पर आधारित कॉफी टेबल बुक में ए मिलियन बर्ड्स ब्लूम ये किसने लॉन्च किया है? ये आनंद महिंद्रा के द्वारा लॉन्च किया गया पुस्तक हो जाएगा। बताइए अगला क्वेश्चन चर्चा में है, प्रोजेक्ट कुश का संबंध किससे है? डीआरडीओ से। डीआरडीओ का स्थापना कब हुआ था? ये 1958 को हुआ। सही जवाब हो जाएगा 1958 हुआ था। अगला क्वेश्चन बताइए AI3D वीडियो संचार प्लेटफॉर्म बीम किसके द्वारा लॉन्च किया गया? बीम ये गूगल के द्वारा लॉन्च किया। और ओसेलोट कौन लॉन्च किया? अमेजन के द्वारा लॉन्च किया गया। और मेजराना किसके द्वारा लॉन्च किया गया? ये माइक्रोसॉफ्ट, मेजराना माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा ही लॉन्च किया गया। सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताना है कि हाल ही में 18वें अंतर्राष्ट्रीय खगोल विज्ञान और खगोल भौतिकी ओलंपियाड 2025 में भारतीय टीम में कितना स्वर्ण पदक जीता है? ये 4 गो स्वर्ण पदक जीत लिया, 4 स्वर्ण पदक जीत चुका है। बहुत अच्छा जवाब है। अगला क्वेश्चन बता दीजिएगा कि हाल ही में भारत की पहली जीन संपादित भेड़ किसने विकसित किया? ये शेर ए कश्मीर के द्वारा लॉन्च किया गया। शेर ए कश्मीर के द्वारा, शेर ए कश्मीर है। अगला क्वेश्चन है भारतीय सेना ने पहला FM रेडियो स्टेशन पंचसूल प्लस कहाँ प्रारंभ किया है? ये उत्तराखंड में किया। पंचसूल प्लस ये उत्तराखंड में किया है। तो दोस्तों आज का जो भी महत्वपूर्ण करंट बनना था सभी को करवा दिया गया। चल रहे हैं होमवर्क के माध्यम से, जो भी होमवर्क दिया गया है देखते हैं उसको, और चल रहे हैं हिस्ट्री को और लुसेंट से शुरू करने जा रहे हैं। और स्वतंत्रता संग्राम चल रहा है अभी, तो यहीं से देखेंगे। बताना है अभी संयुक्त प्रांत किसान सभा का स्थापना कब किया गया था? ये 1918 में किया गया। ये फरवरी 1918 में किया गया। और किसके द्वारा किया गया था? ये सही जवाब है गौरी शंकर मिश्र एवं इंद्र नारायण द्विवेदी। ठीक है, गौरी शंकर मिश्र एवं इंद्र नारायण द्विवेदी के द्वारा संयुक्त प्रांत किसान सभा का स्थापना 1918 में किया गया था। बहुत अच्छा जवाब है। और बताना अखिल भारतीय किसान सभा का स्थापना अशोका रोड में कब हुआ था? ये अशोका रोड में किया गया स्वामी सहजानंद सरस्वती के द्वारा। और डेट कब था इसका? 11 अप्रैल 1936 को। ठीक है, 11 अप्रैल 1936 को किया गया। और एक और है अखिल भारतीय किसान सभा जो अजय भवन, इसका स्थापना कब हुआ था? ये 1939 में हुआ था। 1939 में हुआ। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा अगला क्वेश्चन बिहार प्रांतीय किसान सभा का स्थापना कब हुआ था? ये 1929 में किसके द्वारा? यही स्वामी सहजानंद सरस्वती के द्वारा ही किया गया। बहुत से जवाब है। बताना अगला क्वेश्चन है, बताइए अवध किसान सभा का स्थापना कौन किए थे? ठीक है, बाबा रामचंद्र एवं जवाहरलाल नेहरू। बाबा रामचंद्र एवं जवाहरलाल नेहरू के द्वारा ये कब किए थे? अवध वाला ये 1920 में किए थे। अवध किसान सभा का स्थापना 1920 में हुआ था। और एक आंध्र प्रांतीय किसान सभा, इसका स्थापना NG रंगा के द्वारा ही किया गया। और कब किया गया? 1928 में। 1928 में। बताइए अगला क्वेश्चन है भारतीय किसान संघ, यानी इसका स्थापना कौन किया था? इसको श्री दत्तोपंत ठेकड़ी के द्वारा किया गया। और ये कब किए थे? 4 मार्च 1979 को किए थे। सही जवाब हो जाए। बताइए बकासत आंदोलन कौन चलाए थे? यही स्वामी सहजानंद सरस्वती के द्वारा। और ये कब चलाया गया था? 1937 से 38 में चलाया गया था। ठीक है, सही जवाब है। बताइए 1939 में जो था महात्मा गांधी ने किसको प्रस्तावित किए थे कांग्रेस अध्यक्ष के लिए? सही जवाब पट्टाभी सीतारमैया को प्रस्तावित किए थे। लेकिन इसको हराकर कौन जीत गए थे? ये सुभाष चंद्र बोस। और उनके द्वारा ही 1939 के कौन सा अधिवेशन? त्रिपुरी अधिवेशन का अध्यक्षता किया गया। अध्यक्षता के बाद 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक का स्थापना किए थे कौन? सुभाष चंद्र बोस के द्वारा ही स्थापना किया था। और 1 मई 1939 को किए थे। सही जवाब हो जाएगा। बताइए स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान फ्री इंडिया लीजन नामक सेना गठन कौन किया था? यही सुभाष चंद्र बोस के द्वारा ही किया गया। सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताना है 1939 में भारत प्रजामंडल के अध्यक्ष कौन बने थे? ये जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, 1939 में भारत प्रजामंडल के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे। और भारत प्रजामंडल का स्थापना गठन कब किया गया था? ये 1927 में किया गया। 1927 में किया गया था। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा कि लेफ्टिनेंट गवर्नर माइकल ओ डायर हत्या कौन किया था? ये उधम सिंह के द्वारा कर दिया। और डेट क्या था इसका? 13 मार्च 1940 में इसका हत्या किया। और किस कारण से इसका हत्या किया गया था? जलियांवाला बाग हत्याकांड का दोषी इसी को ठहराया गया था। जो कब हुआ था हत्याकांड? 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। और ये कुछ दिनों बाद 13 मार्च 1940 में जाके ये कहाँ लंदन में जाके किंगस्टन हॉल में जाकर उसको क्या कर दे? गोली मारकर हत्या कर दे। उसके बाद उधम सिंह को भी फांसी दे दिया गया था। सही जवाब हो जाएगा। चलते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। बता देना है आप सभी को जो है, बताइएगा गांधी जी जो है ना व्यक्तिगत सत्याग्रह का आंदोलन कब शुरू किए थे? पवनार में। सही जवाब है 17 अक्टूबर 1940 में पवनार में किए थे। कौन सा सत्याग्रह था ये? व्यक्तिगत सत्याग्रह पवनार से ही किए थे। जो पवनार कहाँ पड़ता है? महाराष्ट्र में पड़ता है। जो कि 17 मार्च 1940 से शुरू किया गया था। क्या बोले? 17 अक्टूबर 1940 से। अच्छा ठीक है, 17 अक्टूबर होगा। ठीक है, 17 अक्टूबर 1940 को
परनाट से कौन व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन शुरू किया गया था? सही जवाब हो जाएगा। बताइए व्यक्तिगत सत्याग्रह का प्रथम सत्याग्रह कौन था? ये विनोबा भावे बने थे। और तीसरा सत्याग्रह ब्रह्मदत्त हो जाएंगे। और एक दूसरा थे जो कि JL नेहरू बन चुके थे। और ये क्वेश्चन बिहार दरगाह में पूछा हुआ है। दूसरा सत्याग्रह कौन बने थे? पहले भी था, वो महिला था ना ये। अच्छा ठीक है, देखते हैं वो भी आगे आ जाएगा। अगला क्वेश्चन बताना है आप सभी को, बता दीजिएगा। बताइए गांधी जी को जो व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन को और किस नाम से जानते हैं? दिल्ली चलो आंदोलन। दिल्ली चलो आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है। सही जवाब हो जाएगा। बताइए अगला क्वेश्चन बताना आप सभी को है ना, पाकिस्तान का मांग किसके द्वारा किया गया था? पाकिस्तान शब्द का ये मोहम्मद अली जिन्ना के द्वारा किस अधिवेशन में किया गया वो? सही जवाब है मुस्लिम लीग का 1940 का लाहौर अधिवेशन। 24 मार्च 1940 को मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन का अध्यक्षता करते हुए मोहम्मद अली जिन्ना ने जो है ना भारत से अलग मुस्लिम राष्ट्र की क्या किए थे? मांग किए थे। और बताना पाकिस्तान की मांग किए थे, बताना है पाकिस्तान का शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसके द्वारा किया गया था? ये चौधरी रहमत अली के द्वारा ही किया गया था। और बताइए चौधरी रहमत अली किस विश्वविद्यालय में पढ़ता था? ये कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में क्या करता है? ये अध्ययन करता था। छात्र थे, वही अध्ययन करना छात्र करना एक ही हुआ। सही जवाब हो जाएगा। और बताइए इसका कितना और साथी था इसमें? 3 गो और साथी था। जो इसका प्रयोग किस वर्ष किए थे? 1933 में 33 में किए थे। पाकिस्तान शब्द का प्रयोग 1933 में किए गए थे। और इसका जो प्रकाशन किया था किस पंपलेट में किया था? ये अब नहीं तो कभी नहीं। देखिए इसका प्रकाशन ये अब नहीं तो कभी नहीं। अरे सही है, इसका प्रकाशन एक पंपलेट में किया था, अब नहीं तो कभी नहीं पंपलेट था। उसी पंपलेट में ये प्रकाशन किया था चौधरी रहमत अली के द्वारा 1933 में पाकिस्तान शब्द का प्रयोग किया गया था। और इसी को मांग किया गया 1940 के लाहौर अधिवेशन में किसके द्वारा? मोहम्मद अली जिन्ना के द्वारा मांग किया गया था। सही जवाब हो जाएगा। बताइए अगस्त घोषणा किसके द्वारा किया गया था? लॉर्ड लिन लिथगो के द्वारा किया गया। और ये कब हुआ था? 1940 में आया था। सही जवाब हो जाएगा। बताइए क्रिस प्रस्ताव कब आया भारतीय? 1942 11 मार्च 1942 को। और बताइए कौन ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन था उसमें? चर्चिल। ठीक है, विंस्टन चर्चिल के द्वारा क्रिप्स प्रस्ताव लाया गया था। और देखिएगा क्रिप्स प्रस्ताव भारत को क्या घोषित किया गया था? डोमिनियन राज्य का दर्जा दिया गया था। और बताना क्रिप्स प्रस्ताव को मुस्लिम लीग स्वीकार किया नहीं किया? मुस्लिम लीग और कांग्रेस दोनों क्या किया? इसको स्वीकार कर दिया। इसमें क्या किया? इसमें इसको आजादी ना देकर इसको भविष्य मतलब वादा किया गया था इसमें। बताइए गांधी जी ने जो है ना इसको क्रिप्स प्रस्ताव क्या कहे थे? पोस्ट डेटेड चेक। ठीक है, यानी इसको उत्तर तिथि चेक भी कहा जाता है। सही जवाब होगा पोस्ट डेटेड चेक। कौन कहे थे? महात्मा गांधी के द्वारा क्या गया था। और जवाहरलाल नेहरू ने क्या कहते इसको? ठीक है, देखिए जवाहरलाल नेहरू के द्वारा कहा गया डूबते हुए बैंक का उत्तर तिथि चेक। और सीधा कहेगा उत्तर तिथि चेक कौन कहा? महात्मा गांधी। और डूबते हुए सूरज लग गया तो जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किसको कहा गया था? ये क्रिप्स प्रस्ताव को कहा गया। सही जवाब हो जाए क्रिप्स प्रस्ताव को ही कहा गया। अगला क्वेश्चन बताएं अंग्रेजों भारत छोड़ो प्रस्ताव कब पारित किया गया था? ये 1942 से कांग्रेस के किस अधिवेशन में? वर्धा अधिवेशन। 1942 से कांग्रेस के वर्धा अधिवेशन में मतलब ब्रिटिश भारत छोड़ो का प्रस्ताव पारित किया गया था। और तिलक दिवस ये कब मनाया गया था? इसी समय मनाया गया था 1 अगस्त 1942 को इलाहाबाद में तिलक दिवस मनाया गया था। सही जवाब हो जाएगा। बहुत अच्छा जवाब है। बताना अगला क्वेश्चन बता दीजिएगा। आप सभी के बीच में अगला क्वेश्चन बताना है कि कांग्रेस की बैठक जो बम्बई में एक ऐतिहासिक कहाँ हुई थी बैठक? ये ग्वालियर ट्रैक में बुलाया गया था। सही जवाब है। और इसका अध्यक्षता कौन कर रहे थे? अबुल कलाम आजाद के द्वारा। और ये बैठक 7 अगस्त 1942 को हुआ था। सही जवाब हो जाएगा। बताइए गांधी जी ने जो ना भारत छोड़ो प्रस्ताव को कांग्रेस कार्यकारिणी समिति में कब स्वीकार किया गया था? ये 8 अगस्त 1942 को स्वीकार कर दिया गया। लेकिन इसको लागू कब कर दिया भारत छोड़ो आंदोलन? 9 अगस्त 1942 से भारत छोड़ो आंदोलन को शुरुआत हुआ। और महात्मा गांधी ने इसमें कौन सा नारा दिए थे? करो या मरो का नारा। करो या पूछा था कई बार कि महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा किस आंदोलन में दिया था? तो ये भारत छोड़ो आंदोलन हो जाएगा। सही जवाब हो जाएगा। बहुत अच्छा जवाब है। बताना अगला क्वेश्चन है कि किस ऑपरेशन तक सभी को गिरफ्तार किस ऑपरेशन तक किया गया? ठीक है, सभी आंदोलनकारी को जो है ना 9 अगस्त 1942 को ही प्रातः सुबह काल ऑपरेशन जीरो आवर तक क्या किया गया? गिरफ्तार कर लिया गया था। बताना इसके बाद गांधी जी को कहाँ रखा गया था? ये आगा खां पैलेस में रखा गया। और इसके साथ 2 और व्यक्ति को रखा गया था। ठीक है, कस्तूरबा गांधी और कौन थी? एक सरोजिनी नायडू। उनको भी कहाँ रखा गया था? आगा खां पैलेस में। और इसमें निधन किसका हो गया था? कस्तूरबा गांधी। कस्तूरबा गांधी कौन थी? गांधी जी की वाइफ। वाइफ थी। और उसका क्या निधन हो गया? कहाँ? आगा खां पैलेस में निधन हो गया। सही जवाब हो जाएगा। सही जवाब है। अगला क्वेश्चन आप सभी को बताना है, जवाब दीजिएगा। बता दीजिए अगला क्वेश्चन है जो है जवाहरलाल नेहरू को जो कहाँ रखा गया? जवाहरलाल नेहरू को अल्मोड़ा जेल। जवाहरलाल नेहरू को अल्मोड़ा जेल में रखा गया। और राजेंद्र प्रसाद को बांकीपुर जेल में रखा गया। सही जवाब है। अगला क्वेश्चन बताना है कि मौलाना अबुल कलाम आजाद को किस जेल में रखा गया था? इनको बांकुड़ा जेल में रखा गया। ठीक है, बांकुड़ा जेल में ही रखा गया था। बताना गांधी जी जो है ना, सुनिएगा ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन में ध्यान दीजिए।
गांधी जी जो थे इसी समय में 21 दिन का उपवास किया शुरू किया। किस तिथि को किए थे? 10 फरवरी 1943 को ये उपवास शुरू कर दिए 21 दिनों का, और ये 7 मार्च 1943 को खत्म हुआ। अब बताइए गांधी जी को जेल से छोड़ा कब गया था? 6 मई 1944 को छोड़ दिया गया। सही जवाब हो जाएगा। बताना अगला क्वेश्चन, 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान मुंबई के ग्वालियर मैदान में जो है कांग्रेस झंडा कौन फहराई थी? सही जवाब है अरुणा आसफ अली के द्वारा ग्वालियर मैदान में क्या क्या झंडा फहराया गया था। अगला क्वेश्चन बताना है कि भारत छोड़ो आंदोलन के समय खुफिया रेडियो चलाने के कारण पूरे देश में विख्यात है। ये उषा मेहता पूरे विदेश में विख्यात है। और दूसरे और संबंधित इससे राम मनोहर लोहिया और कौन थे? बीएम खाकर और राम मनोहर लोहिया इससे संबंधित हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन बताना है कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान कौन जो है ना हजारीबाग जेल से भाग कर आए थे? जयप्रकाश नारायण जी, जो नेपाल में चले गए। ठीक है, जो नेपाल ही चले गए थे, जो सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताना है आप सभी को, बताइए विशेषकर कौन था जो भारत छोड़ो आंदोलन का विरोध कर रहा था? ये एक मुस्लिम लीग था और एक बी आर अम्बेडकर और मुस्लिम लीग, ये दोनों भारत छोड़ो आंदोलन क्या कर रहे थे? विरोध कर रहे थे। सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताना है, ध्यान दीजिए, बात मत कीजिए तो आप लोग खड़ा कर दिया खटाखट क्लास में सामने में, इसलिए बात मत कीजिए, सामने कैमरा के पीछे बात कर रहे हैं। ध्यान दीजिए क्लास में, क्वेश्चन पूछ देंगे, क्या पूछे अभी। अगला क्वेश्चन बताना है आप सभी को है कि 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान कुछ समानांतर सरकार का स्थापना हुआ था। बताइएगा बलिया में कौन था इसका? जीतू पांडे का समानांतर सरकार था। सही जवाब हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन बताना है, तामलुक में किसका था? तामलुक में जातीय सरकार, बहुत अच्छा जवाब है। और सतारा में किसका था? वाई चौहान का क्या था? ये समानांतर सरकार की स्थापना किया गया था। ठीक है, सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप सभी को बताना है कि आजाद हिंद फौज की स्थापना का विचार सर्वप्रथम किसके मन में आया था? ये कैप्टन मोहन सिंह के ही मन में आया था। सही जवाब हो जाएगा। बहुत अच्छा जवाब है। बताना अगला क्वेश्चन, आजाद हिंद फौज का सफलतापूर्वक स्थापना का श्रेय किसने दिया? ये रास बिहारी बोस। देखिए सफलतापूर्वक स्थापना रास बिहारी बोस के थे, और सबसे पहले पूछेगा किसके मन में आया था? कैप्टन मोहन सिंह के ही मन में आया था। सही जवाब हो जाएगा। बताइए अगला क्वेश्चन, आजाद हिंद फौज की प्रथम डिवीजन गठन कैप्टन मोहन सिंह के द्वारा कब किया गया था? सही जवाब है 1 सितंबर 1942 को किया गया, लेकिन ये क्या रहा था? असफल हो गया था। बहुत अच्छा जवाब, ये असफल हो गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताना, भारत की स्वतंत्रता की लड़ाई में अग्रणी क्रांतिकारी कौन थे? ये सुभाष चंद्र बोस थे। सही जवाब है। जो भारत की स्वतंत्रता हेतु विदेशी सहायता प्राप्त करने के लिए कहाँ गए थे? ये जर्मनी कब गए थे? 1941 में गए थे। ठीक है, सही जवाब है। और वहां जो है ना जर्मनी विदेश मंत्रालय की सहायता से किसका गठन किए थे? ये द फ्री इंडिया सेंटर का गठन किया गया था। लीजन या सेंटर एक ही हुआ, बात वही हुआ। अगला क्वेश्चन बता देना आप सभी को है, 1942 में जो है ना 1942 में सुभाष चंद्र बोस जो उत्तरी अफ्रीका में से पकड़े गए भारतीय युद्धों को बंदियों को जो है ना 10,000 सैनिक को दल गठित करके किसका गठन किए थे? यही फ्री इंडिया लीजन का गठन किए थे। अगला क्वेश्चन बताना है, सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार गठन कब किए थे? ये 21 अक्टूबर 1943 को। अस्थायी सरकार का स्थापना 21 अक्टूबर 1943 को किया गया। ठीक है, सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताना है कि आजाद हिंद फौज का गठन कौन किए थे? ये सुभाष चंद्र बोस के द्वारा कब किया गया था? ये 1943 में ही किया गया था। ठीक है, और बताना आजाद हिंद फौज का जो है ना कितने ब्रिगेडियर था? 3 को ब्रिगेडियर था, एक महिला में था। ठीक है, 3 को ब्रिगेडियर कौन हो जाएगा? ठीक है, ठीक नहीं 3 को था, 3 को में एक महिला वाला। ठीक है, टोटल 3 को ब्रिगेडियर। सुनिए ना, 3 सुभाष, ठीक, हाँ सुभाष ब्रिगेडियर, गांधी ब्रिगेडियर और नेहरू ब्रिगेडियर। ठीक है, ठीक। और एक लक्ष्मीबाई अलग थी। सुनिएगा, देखिए आजाद हिंद फौज में 3 ब्रिगेडियर था, जो कि सुभाष ब्रिगेडियर, गांधी ब्रिगेडियर और नेहरू ब्रिगेडियर। और एक महिला का एक अलग था, जो कि क्या नाम था उसका? लक्ष्मीबाई रेजिमेंट हो जाएगा। ठीक है, और पता लक्ष्मीबाई रेजिमेंट जो किसके नेतृत्व में था? ये ठीक है, कैप्टन लक्ष्मी स्वामीनाथन सहगल। लक्ष्मीबाई नहीं होगा, लक्ष्मी स्वामीनाथन सहगल के नेतृत्व में हो जाएगी। बहुत अच्छा जवाब है। बता देना अगला क्वेश्चन है कि मतलब इस जो है ना महिला रेजिमेंट का एक और कमांडर थी, उसका क्या नाम था? जानकी अत्थी नप्पर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बता दीजिए, खटाखट जवाब दीजिएगा। आजाद हिंद फौज का झंडा कांग्रेस तिरंगे की भांति कैसा था? वो जिस पर क्या अंकित था? वो दहाड़ते हुए शेर का चिन्ह क्या था? अंकित हो जाएगा। सही जवाब हो जाएगा। तो हिस्ट्री का जो भी होमवर्क दिया गया समाप्त कर दिया गया। आप चलें ज्योग्राफी की ओर। बताना आप सभी को, ज्योग्राफी में चलते हैं। बताइए पीटीमिया मृदा जो है ना भारत में कितना परसेंट मात्रा में पाया जाता है इसका? जैव पदार्थ का 40 से 50% पाया जाता है। ठीक है, सही जवाब हो जाएगा। और ये मृदा किस क्षेत्र में पाया जाता है? ये लगभग ये उत्तरांचल क्षेत्र, दक्षिणी क्षेत्र में पाया जाता है, और पश्चिम बंगाल के तटीय क्षेत्र में, ओडिशा एवं तमिलनाडु क्षेत्र में भी ये सब मृदा पाई जाती है। सही जवाब हो जाएगा।
बताइए अगला क्वेश्चन आप सभी को बता देना है कि देश में मृदा अपरदन व उन्मूलन के दृष्टिकोण से नियंत्रण हेतु कृषि मृदा केंद्रीय मृदा संरक्षण बोर्ड गठन कब किया गया? ये 1953। ठीक है, केंद्रीय मृदा संरक्षण बोर्ड गठन 1953 में किया गया। बहुत अच्छा जवाब है। अगला क्वेश्चन जवाब दीजिएगा, बताइएगा केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्था ये कहाँ है? ये जोधपुर में हो जाएगा। और इसका स्थापना कब किया गया? 1959 में। ठीक है, केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्था का स्थापना 1959 में जोधपुर में ही किया गया। सही जवाब हो जाएगा। बताइए अगला क्वेश्चन है कि मृदा की उर्वरता में कमी का कारण क्या हो जाएगा? देखिए इसमें से पोषक तत्वों का ह्रास, निक्षारण, भारी वर्षा के कारण, खूब वर्षा होता है तो भी उसमें उर्वरता कम जाता है। अपर्दन के कारण भी इसका कारण हो जाएगा। और कृषि भूमि का अतिरिक्त उपयोग, अगर कृषि भूमि में अतिरिक्त उपयोग करते तो भी क्या होता है? उर्वरता में कमी आती है। और दोषपूर्ण कृषि प्रबंधन है, दोषपूर्ण कृषि की जगह तो भी क्या होगा? कमी आ जाएगा। जिससे रासायनिक मात्रा, मान लो यूरिया देने के लिए 1 मुट्ठी मारेगा 4 मुट्ठी, तो क्या होगा? गड़बड़ेबे करेगा ना, सब फसल सूख जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइएगा, अगला क्वेश्चन बताना भारतीय अरे छिटते मुट्ठी ना। अगला क्वेश्चन है भारतीय मिट्टी सामान्य किसकी कमी होती है? ठीक है, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास। ठीक है, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास क्या था? कमी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताना है जलोढ़ मृदा किस क्षेत्र में मिलता है? ये सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र मैदान में पाया जाता है। ठीक है, काली मृदा कहाँ पाया जाता है? ये महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु के क्षेत्र में यह पाया जाता है। ठीक है, बताइए अगला क्वेश्चन बताना है लेटराइट मृदा जो किन क्षेत्रों में पाया जाता है? लेटराइट मृदा ये कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, असम, महाराष्ट्र पर्वतीय क्षेत्रों में लेटराइट मृदा पाया जाता है। ठीक है, सही जवाब हो जाएगा। बताइए काली मृदा के नाम से किसको जानते हैं? काली मृदा, रेगुलर मृदा भी कहते हैं और इसको काली कपासी मृदा भी कहा जाता है। सही जवाब हो जाएगा। बहुत अच्छा जवाब है। बताइए अगला क्वेश्चन है आप सभी के बीच में, बताइएगा भारत के कुल क्षेत्रफल में लगभग कितना % भाग कृषि होता है? 51% भाग क्या होता है? कृषि किया जाता है। और मतलब चारागाह कितना पड़ता है? 4% पर चारागाह होगा। और बंजर भूमि कितना % है? 24% बंजर भूमि है। और कितना भूमि पर वन क्षेत्र है? 21% पर वन क्षेत्र हो जाएगा। जो कि आप बताइएगा अगर वन कितना % पर होना चाहिए, मतलब अगर पर्यावरण के साथ 33% भाग पर वन होना चाहिए, 33% पर होना चाहिए। लेकिन भारत में कितना % भूभाग पर है? 21% भूभाग पर है और 24% बंजर भूमि है। ठीक है, बंजर भूमि या बिना उपयोगी भूमि कितना % है? 24% हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइए कृषि किस सूची का विषय है? ये राज्य सूची का विषय हो जाएगा। और किस सेक्टर में आता है? ये प्रथम। इकोनॉमिक्स बताइएगा तो प्रथम सेक्टर में आता है। और पॉलिटिकल साइंस में ये तो राज्य सूची का विषय हो जाएगा। ये समझ गए ना बात को। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बताइए राष्ट्रीय कृषि आयोग ने जो कब जो है ना सिफारिश प्रस्तुत किया था कि कृषि को राज्य सूची से हटाकर केंद्र संवर्ग सूची में डाल दिया जाए? ये 2006 में 4 अक्टूबर 2006 को ये सिफारिश किया गया था। अगला क्वेश्चन बताना है, आप सभी को जवाब देना है कि भारत के अंतरिम मंत्रिमंडल 1946 में एवं स्वतंत्र भारत के पहली मंत्रिमंडल 1947 में कृषि मंत्री कौन थे? ये राजेंद्र प्रसाद सिंह हो जाएंगे, जो भारत के कौन थे? प्रथम राष्ट्रपति हो जाएंगे। बहुत अच्छा जवाब है। अगला क्वेश्चन बताना, भारत में खाद्यान्नों के अंतर्गत आने वाले कुल क्षेत्रफल में कितना % भाग पर चावल होता है? 47%। भारत के कुल क्षेत्रफल पर 47% भाग पर चावल होता है। और पूछेगा कि विश्व का कितना % चावल भारत उत्पादन करता है? 21.7% चावल का उत्पादन क्या करता है? भारत करता है, अकेले कहाँ? विश्व में करता है। और पूछेगा भारत में कितना क्षेत्रफल पर है? तो 47% भाग पर चावल का उत्पादन होता है। अगला क्वेश्चन बताना, भारत का मुख्य खाद्य फसल क्या होगा? चावल हो जाएगा। बहुत से जवाब है। और चावल के उत्पादन में भारत का स्थान क्या है? विश्व में दूसरा स्थान है। और पहला स्थान कौन रखता है? चाइनीज रखता है, चाइनीज माल हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताना है, रेशम कीट का पालन क्या कहलाता है? सेरीकल्चर हो जाएगा। और अंगूर उत्पादन में विटीकल्चर कहलाता है। ठीक है, और मधुमक्खी पालन क्या कहलाता है? एपी कल्चर। सही जवाब है। मत्स्य पालन क्या कहलाता है? पीसी कल्चर। बहुत अच्छा जवाब है। और फूलों का उत्पादन क्या कहलाता है? फ्लोरिकल्चर। ठीक है, फूलों का उत्पादन फ्लोरिकल्चर हो जाएगा। और केचुआ का पालन क्या होगा? वर्मिकल्चर। और फलों का उत्पादन होमोकल्चर। और सब्जियों का उत्पादन क्या कहलाता है? ओलेरीकल्चर। क्या होगा? ओलेरीकल्चर हो जाएगा। ठीक है, और हवा में पौधे का उगाना एरोपोनिक्स। हवा में एरोपोनिक्स, जल वाला हाइड्रोपोनिक्स हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताना, बागवानी को क्या कहते हैं? हॉर्टिकल्चर में आता है। सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइएगा, भारत में खाद्य फसल में सबसे अधिक उत्पादन किसका होता है? चावल का होता है। और तो चावल के अधिक पैदावार वाला किस्म कौन सा हो जाएगा? IR20 है। ठीक है, IR20 जो भी हो, लेकिन सबसे अधिक उत्पादन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताना है, बताइएगा विश्व में गेहूं उत्पादन में भारत जो है ना कितना स्थान रखता है? दूसरा। चावल और गेहूं दोनों में कौन सा स्थान? दूसरा स्थान। पहला स्थान किसका? चीन के। चाइनीज वाला पहले स्थान रख ले है। अगला क्वेश्चन बताना है, विश्व का जो है कितना % गेहूं का उत्पादन भारत करता है? 12%। विश्व का 12% उत्पादन करता है। देखिए याद रखिए इसको,
चावल 21.7% है गेहूं विश्व में, और गेहूं कितना 12%, उल्टा ये तो 12 हो जाएगा, तो 12% विश्व का उत्पादन गेहूं करता है। और कहेगा क्षेत्रफल में भारत के क्षेत्रफल पर कितना होता है, 14% होता है। भारत में पूछेगा ना तो भारत के कितना परसेंट क्षेत्रफल गेहूं का उत्पादन होता है, तो 14% का होता है। और जब पूछेगा विश्व का कितना परसेंट गेहूं का उत्पादन भारत करता है, तो 12% का करता है। सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बताइए गेहूं में सबसे अधिक उत्पादन कहाँ का कौन सा होता है भारत में, ये उत्तर प्रदेश में करता है। और क्या प्रति हेक्टेयर में कौन करता है, तो पंजाब करता है। हेक्टेयर मतलब कम जगह पर अधिक का उत्पादन करना, ये पंजाब के द्वारा ही किया जाता है। अगला क्वेश्चन बताइए हरित क्रांति का सबसे अधिक प्रभाव किस पर पड़ा था, ये गेहूं चावल पर पड़ा था। ठीक है, गेहूं और चावल दोनों पर पड़ा था। बताइए झूमिंग कृषि कहाँ किया जाता है, ये उत्तर पूर्वी भारत, ये उत्तर पूर्वी भारत में झूमिंग कृषि किया जाता है। और मिल्पा कहाँ होता है, मैक्सिको में मिल्पा हो जाएगा। ब्राजील में कौन सा होता है, रोका। मैक्सिको मिल्पा ब्राजील, ब्राजील जाके रोका, ब्राजील क्या करता है, रोका। लद्दाख कहाँ होता है, ये मलेशिया। और चेना कृषि कहाँ होता है, श्रीलंका। चेना कहाँ होता है, श्रीलंका में होता है। सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताना मोस्ले कहाँ होता है, ये जायरे में होता है। मोस्ले जायरे में हो जाएगा। मतलब तमराई कहाँ पर होता है, ये थाईलैंड। तमराई कृषि थाईलैंड क्या था, और ये स्थानांतरण कृषि का ही नाम है, अलग अलग जगह पर अलग अलग नाम से जानते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है खील कहाँ पे होता है, ये खील पश्चिमी हिमालय पट्टी में होता है। और बालरे कहाँ पे होता है, ये दक्षिण पूर्वी राजस्थान में हो जाएगा, जो स्थानांतरण कृषि का ही नाम हो जाएगा। ब्रिंगा कहाँ कहते हैं, ये ओडिशा में किया जाता है। सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन होता है गेहूं एवं चावल की अधिक उत्पादन किसमें विकसित की जाती है, किसमें विकसित कहाँ की गई है, ये मैक्सिको तथा फिलीपींस में की गई है। मतलब विश्व में हरित क्रांति का जनक किसे कहा था, नॉर्मन ई बोरलॉग को कहा जाता है। बहुत अच्छा जवाब है। और बताइए भारत में हरित क्रांति का जनक एम.एस. स्वामीनाथन को कहा जाता है। और ये भारत में हरित क्रांति का शुरुआत कब हुआ था, 1967 से 68 में हुआ था। और बताइए भारतीय में जो है ना, ठीक है, भारतीय हरित क्रांति की जन्म स्थली किसे कहते हैं, जन्म स्थली बताना है, ये पंतनगर उत्तराखंड को ही कहा जाता है। ठीक है, और बताइए भारत की प्रथम कृषि विश्वविद्यालय का स्थापना कौन था, ये प्रथम कृषि विश्वविद्यालय जीबी पंत कृषि प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय। और इसका स्थापना किस वर्ष किया गया, 1960 में किया गया, 1960 में किया गया था। और भारत में श्वेत क्रांति जनक वर्गीज कुरियन हो जाएगा। ठीक है, वर्गीज कुरियन भी इसको कहा जाता है, वर्गीज कुरियन। बताइए तिलहन प्रौद्योगिकी मिशन का शुरुआत 1986 में हुआ था। सही जवाब हो जाएगा। और बताना है भारत उर्वरक उत्पादन में कौन सा स्थान रखता है, तीसरा स्थान रखता है विश्व में। पहला स्थान पर अमेरिका, दूसरा पर चाइनीज माल। ठीक है, पहला चीन है, दूसरा अमेरिका, तीसरा भारत है। भारत याद रखिए, खाली तीसरा पे, पहला पर उर्वरक में चीनी चल गया। चीनी बहुत आगे रहता है, लेकिन बढ़ले अमेरिका के दावले जा रहा है कुछ चीज में। अगला क्वेश्चन बताना WTO का स्थापना किस तिथि को हुआ, 1 जनवरी 1995 को हुआ। और WTO का फुल फॉर्म क्या होता है बताइए तो, ठीक है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि विश्व व्यापार संगठन। एगो और WTO होता है, उसका पर्यावरण मिलावा, टूरिज्म मिलावा। ठीक है, 1925 में उसका स्थापना हुआ, 1925 में। मतलब WTO का स्थापना जो 1995 हुआ था, इसका मुख्यालय कहाँ हो जाएगा, जिनेवा में हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताना है विश्व व्यापार संगठन का प्रथम मंत्री स्तरीय सम्मेलन कहाँ हुआ था और कब हुआ था, ये सिंगापुर में हुआ और 1996 में हुआ था। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइए, जवाब दीजिएगा, आप सभी को जवाब देना है। WTO का 164वां देश कौन बना था सदस्य, ये अफगानिस्तान बन चुका था। सही जवाब है। अगला क्वेश्चन बता दीजिएगा कि विश्व व्यापार संगठन के प्रथम महानिदेशक कौन थे, पीटर सदरलैंड थे। ये सब क्वेश्चन पूछते हैं, पीटर सदरलैंड हो जाएगा। विश्व व्यापार संगठन का प्रथम महानिदेशक पीटर सदरलैंड हो जाएंगे। बहुत से जवाब बताइए EU का स्थापना कब हुआ था, यूरोपियन संघ का 1993 में हुआ था। 1 नवंबर 1993 की स्थापना किया गया। और इसका मुख्यालय कहाँ हो जाएगा, ब्रुसेल्स। देखिए इसका 1 जनवरी 1958 यूरोपीय इनके सिक्के में 6 गो देश था शामिल हुआ था, लेकिन यूरोपीय संघ का स्थापना किया था 1993 में, 1 नवंबर 1993 को। इसका मुख्यालय कहाँ हो जाएगा, ब्रुसेल्स, बेल्जियम में हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताना है यूनाइटेड किंगडम जो है यूरोपीय संघ से बाहर कब हो गया, ये 2020 में, जनवरी 2020 में ये क्या हुआ, बाहर हो गया। अगला क्वेश्चन यूरोपीय कमीशन का मुख्यालय कहाँ हो जाएगा, ब्रुसेल्स हो जाएगा। और यूरोपीय पार्लियामेंट का मुख्यालय कहाँ हो जाएगा, ये लग्जमबर्ग हो जाएगा। सही जवाब है। अगला क्वेश्चन यूरोपीय आर्थिक समुदाय का मुख्यालय ये जेनेवा हो जाएगा। आपको पता था, आप लोग वही बोलिएगा। यूरोपीय आर्थिक समुदाय का मुख्यालय जेनेवा हो जाएगा। और उधर का सबका लग्जम में बढ़ गया। बताइए द यूरोपियन कोर्ट ऑफ इसका ऑडिटर्स, इसका मुख्यालय कहाँ है, ऑडिटर्स होगा। इसका मुख्यालय लग्जमबर्ग हो जाएगा, लग्जमबर्ग। अगला क्वेश्चन बताना है 1 जनवरी 2002 को यूरो का चलन प्रारंभ हुआ था। बताइए यूरोपीय संघ के कितना सदस्य देश जो है ना इसको अपनाया है, 18 को, 28 में से 18 को इसको क्या यूरो को अपना चुका है। तो दोस्तों लुसेंट का जो भी होमवर्क था सभी को समाप्त कर दिया गया। आप सभी के बीच में अब लेके आ रहे हैं हम सभी के बीच में जो
एनसीईआरटी बेस्ड प्रश्न जो सार संग्रह दिया गया है मैथ्स वर्णमाला का, कहीं से आप लोग सभी के बीच करवाया जाएगा और इन सभी का पीडीएफ आप लोग को व्हाट्सएप चैनल पर डाल दिया गया, वहां से आप लोग देखिए जाके चैनल पे, पहले होमवर्क पढ़ के आइए, चैनल पे जाने व्हाट्सएप डिस्क्रिप्शन जाइएगा, अबाउट में जाइएगा और वहां से लिंक मिलेगा, वहां से ज्वाइन हो जाइएगा और डेली आपको क्लास खत्म होने के तुरंत बाद आपको पीडीएफ के रूप में होमवर्क मिल जाएगा। तो चलते हैं आप सभी के बीच में लेकर आ चुके हैं आज का जो टॉपिक है महान्यायवादी। तो महान्यायवादी और महाधिवक्ता की ओर चलते हैं। बताना आप सभी को क्वेश्चन है, बताइए भारत के 3 विधि अधिकारी होते हैं, उनका नाम बताइए आप लोग। देखिए ठीक है, देखिए महान्यायवादी, महाधिवक्ता एवं भारत के अपर महाधिवक्ता भी होते हैं। इन तीनों क्या क्या भारत के 3 विधि अधिकारी कहा गया। अगला क्वेश्चन बताना, भारत के प्रथम महान्यायवादी कौन थे? एमसी शीतलवाड़। कौन थे? एमसी शीतलवाड़ थे। बहुत से जवाब है। अगला क्वेश्चन बताना, भारत सरकार को कानूनी विषय पर परामर्श कौन देता है? ठीक है, महान्यायवादी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? अटॉर्नी जनरल। क्या बोलते हैं? अटॉर्नी जनरल करते हैं। और महाधिवक्ता को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? एडवोकेट जनरल कहते हैं। ठीक है, सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कर चलते हैं, भारत का सर्वोच्च विधि अधिकारी कौन है? महान्यायवादी होता है। सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत का महान्यायवादी किसके विधि सलाहकार होते हैं? ये भारत सरकार का हो जाएगा। सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताना है कि किस अनुच्छेद के अनुसार महान्यायवादी जो है ना, महान्यायवादी मतलब राष्ट्रपति के परामर्श पद ग्रहण करते हैं? ये 76 के महान्यायवादी राष्ट्रपति के प्रसाद प्रयत्न कार्य करता है। कहने का मतलब यही हुआ, चलिए भाषा घुमा दिया खाली। अगला क्वेश्चन बताइएगा, महान्यायवादी वोट करने का अधिकार होता है या नहीं होता? नहीं होता। देखिए महान्यायवादी जो है कि संसद के सदन में दोनों में बैठ सकता है, लेकिन वोट किसी में नहीं कर सकता है। वो वोट नहीं कर सकता क्योंकि वो उसका सदस्य नहीं होता, इसलिए वो वोट नहीं कर। देखिए कई बार क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है, ऐसा कौन सा अधिकारी है जो ना लोकसभा न राज्यसभा का सदस्य होता है फिर भी वह सदन में बैठता है? इसका आंसर क्या होगा? महान्यायवादी होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताना है, वर्तमान में भारत का महान्यायवादी कौन है? ये आर वेंकट रमणी हो जाएंगे। ठीक है, सही जवाब हो जाएगा। जवाब दीजिए। अगला क्वेश्चन है, भारत का एक महान्यायवादी हुआ, किस अनुच्छेद में कहा गया? ये अनुच्छेद 76 में कहा गया। और भारत का महान्यायवादी कैसा पद है? ये संवैधानिक या गैर संवैधानिक? ये संवैधानिक पद हो जाएगा। ठीक है, जिसका चर्चा अनुच्छेद में हो गया वो कौन सा पद? संवैधानिक पद हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन बता दीजिएगा, आप सभी को बताना है, बताइए भारत का प्रथम नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कौन थे? सीएजी बी नरहरि राव। बी नरहरि, जिसको बी एन राव आप लोग पढ़ते हैं, बी एन राव, बी नरहरि राव हो जाएंगे, जो कौन है? भारत का प्रथम सीएजी। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताना है, राज्य सरकार के कानूनी विषय का कौन परामर्श देता है? ये महाधिवक्ता यानी एडवोकेट जनरल के द्वारा ही दिया जाता है। अगला क्वेश्चन बताना है, आप सभी को जवाब देना है कि संसद की लोक सेवा समिति की बैठक में कौन उपस्थित रहता है? लोक समिति सीएजी, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। बताना, भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक सीएजी का चर्चा किस अनुच्छेद में है? 148 से 151 के बीच में किया गया। ठीक है, सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, और भारत का एक नियंत्रक महालेखा परीक्षक होगा और उसका चर्चा 148 में ही किया गया। अगला क्वेश्चन बताना, आप सभी को जवाब देना है कि भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? 6 वर्ष का हो जाएगा। ठीक है, 6 वर्ष का हो जाएगा। बहुत अच्छा जवाब है। मतलब भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक किसका मार्गदर्शक होता है? किसका? ये लोक लेखा समिति का। लोक लेखा समिति का क्या होता है? ये मार्गदर्शक हो जाएगा। ठीक है, सही जवाब हो जाएगा। बताना अगला क्वेश्चन है, राज्य एवं केंद्र सरकारों के सभी खर्चों के वित्तीय जांच कौन करता है? ये सीएजी, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के द्वारा ही किया जाता है। बहुत अच्छा जवाब है। बताना आप सभी को जो है ना, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक जो है पेंशन एवं भत्ता कहाँ से दिया जाता है? ये भारत की संचित निधि से। कहाँ से? भारत की संचित निधि से ही दिया जाता है। बहुत अच्छा जवाब है। अगला क्वेश्चन बताना है, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक नियुक्ति एवं पद मुक्ति का चर्चा अनुच्छेद 148 में है। और पूछेगा नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कार्य एवं शक्ति की चर्चा आती है 149 में हो जाएगा। बहुत अच्छा जवाब है। बताइए बताना अगला क्वेश्चन है कि महान्यायवादी का अत्यंक्षण प्रतिवेदन चर्चा किसमें है? ये 151 हो जाएगा। और जब कहा संघ तथा राज्यों के लेखा प्रारूपों के संबंध में राष्ट्रपति को सलाह देगा, जब ये किस होगा? 150 हो जाएगा। बहुत अच्छा जवाब है। बताना तो हो गया, जो होमवर्क दिया गया था उसको समाप्त कर दिया गया। अब चलने आप सभी के बीच में जो ज्योग्राफी के माध्यम से होमवर्क दिया गया था उसको भी देख लेते हैं। ये था ना, तो चलिए जवाब देना है। वर्ल्ड ज्योग्राफी से क्वेश्चन है कि समुद्र तल से तिब्बत के पठार की औसत ऊंचाई कितना है? 5 किलोमीटर हो जाएगा। ठीक है, कितना किलोमीटर है? 5 किलोमीटर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताना, छोटा नागपुर पठार किस प्रकार के पठार का उदाहरण है? ये गुंबददार। क्या होगा? गुंबदाकार पठार का उदाहरण हो जाएगा। बहुत से जवाब बताएगा। संसार की छत्र किसे कहा जाता है? इसको ये पामीर का पठार या फिर तिब्बत का पठार, उसी को कहते हैं पामीर या तिब्बत का पठार। इसको क्या कहते हैं? संसार का छत कहा जाता है। अगला क्वेश्चन जवाब देना है कि ग्रेट आर्टिजन बेसिन ये किस देश में है? ये ऑस्ट्रेलिया में। ग्रेट आर्टिजन बेसिन ये ऑस्ट्रेलिया में हो जाएगा।
मतलब बृहत बेसिन किस देश में स्थित है? ये यूएसए। बृहत बेसिन यूएसए में हो जाएगा। पता है पामीर या तिब्बत का पठार किस देश में है? ये तिब्बत यानी चीन में हो जाएगा। पता है कोलंबिया का पठार कहाँ है? ये कोलंबिया देश बताना है। संयुक्त राज्य अमेरिका में। आपसे को देश का नाम बताना खाली बताइएगा। शान पठार कहाँ? शान पठार किस देश में है? ये म्यांमार हो जाएगा। बाना म्यांमार में पड़ता है। बताइए अगला क्वेश्चन है गुयाना का पठार कहाँ पड़ता है? ये देखिए वेनेजुएला, गुयाना, सूरीनाम, फ्रेंच गुयाना, ये सब देशों में पाया जाता है। ठीक है, सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन जवाब दीजिएगा मेसेटा का पठार कहाँ पड़ता है? ये स्पेन में पड़ता है। स्पेन में पड़ता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन जवाब दीजिएगा कि मालवा का पठार कहाँ पड़ता है? ये भारत का पठार हो जाएगा। पता है लोएस का पठार कहाँ है? चीन में पड़ता है। चीन में। पता है आदा मावा का पठार ये कहाँ है? ये नाइजीरिया में ही पड़ता है। पता है मृत घाटी के लिए कौन प्रसिद्ध है? ये अत्यधिक उष्णता के लिए। मृत घाटी किसके लिए प्रसिद्ध है? अत्यधिक उष्णता के लिए हो जाएगा। पता है पंजशीर घाटी किस देश में? ये अफगानिस्तान। पंजशीर घाटी कहाँ? अफगानिस्तान में हो जाएगा। बहुत से जवाब है। अगला क्वेश्चन राजाओं की घाटी किस देश में है? विश्व में। एगो राजा जी है ना उत्तराखंड में पड़ता है। क्या राष्ट्रीय उद्यान है? हम राष्ट्रीय उद्यान है। राजा जी घाटी कहाँ पड़ता है? राजा घाटी मिस्र में पड़ जाएगा। और राजा जी एक राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पड़ता है? भारत के उत्तराखंड में पड़ता है। अगला क्वेश्चन होता है ना आंधी घाटी कहाँ पाई जाती है? ये यूगोस्लोवाकिया हो जाएगा। बताना अगला नुब्रा घाटी कहाँ पड़ता है? ये भारत के जम्मू कश्मीर में पड़ता है। सही जवाब बताइएगा। अराकू घाटी कहाँ पड़ता है? ये भारत के आंध्र प्रदेश में पड़ता है। बताइएगा। अगला क्वेश्चन बताना है खुम्बू घाटी कहाँ पड़ता है? खुम्बू घाटी ये नेपाल में पड़ता है। दामोदर घाटी ये भारत में पड़ता है। पता है ग्लेशियर कैनियन ये कहाँ पड़ता है? स्विट्जरलैंड में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? स्विट्जरलैंड में हो जाएगा। बहुत सा पता है बराक घाटी कहाँ पड़ता है? ये असम, भारत असम पड़ता है। बताइएगा चितवन घाटी कहाँ पड़ता है? ये नेपाल में। और चुम्बी घाटी कहाँ पड़ता है? चीन, भारत, भूटान। सही और दून घाटी कहाँ पड़ता है? भारत के उत्तराखंड में। ठीक है, चुम्बी घाटी भारत के सिक्किम पड़ता है और भूटान और चीन में भी पड़ता है। सभी जगह पड़ता है। 3 जगह पड़ता है। तो जो भी महत्वपूर्ण घाटी से पढ़ना था प्रश्न करवा दिया गया। अब चल रहे हैं आप सभी के बीच में जो होमवर्क दिया गया था मुद्रा की और इकोनॉमिक्स से मुद्रा की जो मुद्रा का प्रश्न होमवर्क दिया है उसको भी देख लेते हैं। सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताना मुद्रा से जवाब देना आपसे को। बताए कोई भी वस्तु जो सही प्रकार के आर्थिक व्यवहार को पूरा करने में तथा भुगतान के माध्यम के रूप में सामान्यता स्वीकार की जाती है उसे क्या कहते हैं? मुद्रा कहते हैं। उसको मुद्रा या फिर मुद्रा ही कहा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन भारत में सर्वप्रथम कागजी मुद्रा का शुरुआत कब हुआ? 1862 में किया गया। बहुत चीज बताइएगा किस प्रकार के मुद्रा को बाह्य मूल्य के साथ साथ आंतरिक मूल्य भी निहित होता है? ये धातु मुद्रा। और धातु मुद्रा को क्या कहते हैं? कौन कौन आता है? सोना का मुद्रा हो गया, चांदी का हुआ, यही सब धातु मुद्रा। इसमें पहाड़ी और आंतरिक दोनों मुद्रा शामिल होता है। सब धातु मुद्रा है। अगला क्वेश्चन चलते हैं। बताइएगा अगला सुनिए क्वेश्चन ध्यान दीजिए। विदेशी मुद्रा जिसमें तीव्र प्रवास करने की प्रवृत्ति होती है उसे क्या कहते हैं? उसको हॉट मुद्रा यानी गर्म मुद्रा कहते हैं, यानी गर्म मुद्रा कहा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा स्मार्ट मनी या प्लास्टिक मनी का संबंध किससे होगा? यही क्रेडिट कार्ड या फिर डेबिट कार्ड। जैसे जाते हैं ना कार्ड प्लास्टिक होता है इसलिए उसको प्लास्टिक मनी भी कहा जाता है। ठीक है, ध्यान दीजिए क्लास पे। अगला क्वेश्चन जवाब देना बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी का प्रचलन किसके द्वारा किया गया? ये सातोशी नाकामोतो। सातोशी नाकामोतो के द्वारा क्या गया? बिटकॉइन का प्रचलन किया गया। सही जवाब हो जाएगा। बताइए अगला क्वेश्चन आप सभी को जवाब देना है कि भारत जो है ना कब से जो है ना दशमलव मुद्रा प्रणाली को अपनाया है? ये 1957 के बाद से अपनाया गया। और उससे पहले मुद्रा किस अंक में था? ये 16 अंक था। देखिए 1957 से पहले आना का चलन था। सुने होंगे 1 आना, 2 आना, 16 आना। अभी कभी कभी गांव घर देहाती है 16 आना सही है, इतना ना गड़बड़ है। तो इसी वजह से ध्यान रखिए कि पहले जब मुद्रा था 16 आना विभक्त था और 16 आना का जो खत्म कर दिया गया 1957 में खत्म कर दिया और उसका मुद्रा का दशमलव प्रणाली को अपना लिया गया। और 1 रुपया का सिक्के को कितना पैसा बांट दिया गया? 100 पैसा में बांट दिया गया। बहुत से जवाब है। और बताना है कि आरबीआई द्वारा जो नोट जारी किया जाता है उसमें कितना भाषा में रुपया लिखा था? 17 भाषा में रुपया लिखा था। गिनिएगा तो गिन भी सकते हैं उसको। सही जवाब हो जाएगा। चलते हैं अगला क्वेश्चन की और जवाब देना है। खटाखट जवाब दीजिएगा। वह मुद्रा जिसका वास्तविक एवं अंकित मूल्य बराबर होता है उसे क्या कहते हैं? उसको प्रमाणिक मुद्रा या फिर स्टैंडर्ड मनी भी कहा जाता है। ठीक है, प्रमाणिक मुद्रा या फिर स्टैंडर्ड मनी कहते हैं। सही जवाब है। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बताना विशेष आहरण अधिकार
जो किसका उदाहरण है ये? आर्टिफिशियल ठीक है, आर्टिफिशियल मनी यानी कृत्रिम मुद्रा। कृत्रिम को आर्टिफिशियल कहते हैं, इसको क्या कहते हैं? कृत्रिम मुद्रा हो जाएगा। बताइए M1 में क्या शामिल होता है? देखिए मुद्रा फुर्ती कुछ माप है, M1 M2 M3 M4 आता है। इस M1 में देखिए क्या शामिल होता है? लोगों के पास मुद्रा व सिक्का, प्लस बैंकों के पास नकद जमा, और प्लस रिजर्व बैंक के पास अन्य जमा, ये सभी को M1 में शामिल किया जाता है। बताइए M2 में क्या शामिल होता है? देखिए M1 प्लस डाकघर, ठीक है, M1 प्लस डाकघर का मांग जमा को शामिल किया जाता है M2 में। और पता है M3 में क्या शामिल होता है? देखिए M1 प्लस बैंकों के पास शाब्दिक जमा, शाब्दिक जमा समझते हैं, फिक्स डिपॉजिट कहते हैं। अगर इसको फिक्स डिपॉजिट आप 2 साल कर दिए तो 2 साल के बाद पैसा निकलता है, और कभी कोनो आकस्मिक स्थिति में डिपॉजिट तोड़वा भी सकते हैं। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन कर चलते हैं। M4 में क्या शामिल होता है? M3 प्लस डाकघर के कुल जमा को शामिल किया जाता है। पता है तरलता की दृष्टि सबसे तरल कौन होता है? M1, सबसे तरल M1 होता है। ठीक है, सही जवाब हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कर चलते हैं, बताना है आप सभी को, जवाब देना है। भारत में मुद्रा गणक को किस रूप में परिभाषित किया जाता है? ये आरक्षित मुद्रा के रूप में, आरक्षित मुद्रा के रूप में। मतलब किस प्रकार की मुद्रा का दुर्लभ मुद्रा तात्पर्य है? दुर्लभ मुद्रा किसे कहते हैं? देखिए जिस मुद्रा की विश्व बाजार में आपूर्ति की अपेक्षा मांग अधिक होगा ना, उसको दुर्लभ मुद्रा कहा। देखिए हम किसी सामान की आपूर्ति कम कर रहे हैं और मांग उसका ज्यादा है, तो क्या होगा? दुर्लभ हो गया, मिलना मुश्किल तो क्या दुर्लभ है, बस सही हो गया। अगला क्वेश्चन कर चलते हैं, बताइएगा पोस्टल ऑर्डर, डिमांड ड्राफ्ट, चेक पत्र, ये सभी कैसा किस मुद्रा का उदाहरण है? ये ऐच्छिक मुद्रा का। देखिए आपको कोई चेक दे रहा है ना, आप चाहिएगा तो ले सकते हैं, फिर नहीं ले सकते, आपका मन है लेने का, आपका इच्छा पर निर्भर करता है। लेकिन कैश को आप नहीं ठुकरा सकते हैं बाबू, कैश ठुकराइएगा तो केस हो जाएगा, समझ गए ना। अगला क्वेश्चन के चलते हैं, बताइएगा भारत में सिक्कों की ढलाई कितने जगह पे किया जाता है? 4 जगह पे। इसको क्या कहते हैं? टकसाल कहा जाता है। और ये चारों टकसाल किस जगह पे हो जाएगा बताइएगा आप लोग? मुंबई, कोलकाता, हैदराबाद और नोएडा। मुंबई, कोलकाता, हैदराबाद और नोएडा, ये 4 को टकसाल है जहाँ पे सिक्का क्या होता है? ढलाई किया जाता है। अगला क्वेश्चन बताना, ढलाइए बोलते हैं उसको, सही जवाब है। बताइए भारत में मुद्रा एवं साख का नियंत्रण किसके द्वारा होता है? ये भारतीय रिजर्व बैंक यानी RBI के द्वारा ही किया जाता है। बताइए अगला क्वेश्चन है कि RBI का स्थापना कब हुआ था? 1935 में किया गया, सही जवाब है। बताइए सर्वप्रथम आधुनिक बैंकिंग का विकास किस देश में हुआ था? ये नीदरलैंड में किया गया था, और 1609 ईस्वी में ही किया गया, सही जवाब हो जाएगा। बताना भारत में केंद्रीय बैंक की स्थापना का प्रथम प्रयास किसके द्वारा किया गया था? चैम्बरलिन आयोग के द्वारा किया गया, और 1914 में किया गया। देखिए चैम्बरलिन एक आयोग था, 1914 में किया गया था। ठीक है, सही जवाब हो जाएगा। बताइए इंपीरियल बैंक का स्थापना कब हुआ था? ये 1921 ईस्वी में किया गया, सही जवाब है। बताना अगला क्वेश्चन बताइएगा कि भारतीय रिजर्व बैंक को कितने मूल्य तक की करेंसी नोट छापने का अधिकार है? अधिकतम ये 10,000 तक का नोट छाप सकता है। अभी अधिकतम कितना नोट छापा है अभी तक? ये 2000 तक छाप चुका है। भविष्य में इसका हो सकता है छाप भी सकता है, क्या पता, जिस दिन का मन सरकार से छाप देगा। अगला क्वेश्चन बताना है, देश की सरकार एवं केंद्रीय बैंक द्वारा जारी नोट व सिक्के कौन सी मुद्रा होती है? ये वैध मुद्रा होती है, वैध मुद्रा, इसको हमको लेना ही पड़ेगा। पता नहीं भारत के 25वें क्रम का गवर्नर कौन था? ये शक्तिकांत दास हो जाएंगे, तो 25वें क्रम का, 26वें क्रम कौन जाएंगे? ये संजय मल्होत्रा हो जाएंगे। तो दोस्तों ये जो भी होमवर्क दिया सभी को समाप्त कर दिया गया था, और आप सभी को एक बार फिर से बता दें, बार बार कमेंट करते हैं होमवर्क कहाँ से मिलता है। तो होमवर्क लेने के लिए आप सभी को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके अबाउट पे क्लिक करके व्हाट्सएप चैनल को लिंक होगा, वहाँ पे ज्वाइन कीजिए, और वहाँ पे डेली क्लास खत्म होने के बाद आपको होमवर्क मिल जाएगी। और तो चलते हैं फिर आगे आप साइंस की ओर। साइंस की दुनिया में बहुत अच्छा टॉपिक दिया गया था, और चलते हैं हम लोग जो केशिकत्व के बारे में पढ़ रहे थे। बताइएगा ऐसे नली जिसका छिद्र बहुत ही बारीक होता है उसे क्या कहते हैं? उसको केश नली कहते हैं, सही जवाब है। बताना अगला क्वेश्चन, जो द्रव कांच को भिगाते हुए केश नली में किधर जाते हैं? ये ऊपर की ओर जाएंगे। देखिए जो कांच को भिगाएगा कहाँ जाएगा? वो ऊपर जाएगा, और जो कांच को नहीं भिगाएगा वो कहाँ जाएगा? नीचे जाएगा। और जो नहीं भिगाता उसका उदाहरण क्या हो जाएगा? पारा। पारा कहाँ होगा? केश नली में कहाँ जाएगा? नीचे जाएगा। देखिए इसको ट्राई कर सकते हैं आप लोग। बताना आप सभी को, केश नली में ऊपर चढ़ने वाले 2 द्रवों में जिसका पृष्ठ तनाव अधिक होगा वो केश नली में क्या होगा? वो अधिक ऊपर जाएगा। जिसका पृष्ठ तनाव अधिक होगा वो केश नली में अधिक ऊपर जाएगा, ठीक है, और जिसका कम होगा वो कम जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन को बताना, अगला क्वेश्चन बताना है, लालटेन में मिट्टी का तेल जो है ना ये ऊपर चढ़ता है, किस कारण से? केशिकत्व कारण सही चढ़ता है, सही जवाब हो जाएगा। बताना है यदि जल से भरी बाल्टी में तौलिया का एक सिरा डाल देते हैं तो तौलिया जो पानी ऊपर चढ़ने लगता है, किस कारण से? ये केशिकत्व, इसमें अनेक असंख्य केश नली पाया जाता है, और इससे क्या होता है? तौलिया में पानी रिस के ऊपर चढ़ने लगता है, सही जवाब हो जाएगा।
बताना आप सभी को, वर्षा होने के बाद या फिर सिंचाई करने के बाद किसान जो है खेत को जोत देता है। क्यों जोतता है? देखिए जब बारिश होता है तो उसमें केस नली बना रहता है, और केस नली जब रहता है तो पानी रिस्क ऊपर रहता है, तो उसी केस नली को तोड़ने के लिए किसान क्या करता है, खेत को जोत देता है, और जब केस नली टूट जाता है तो अत्यधिक दिनों तक क्या होता है, नमी बना रहता है खेतों में, इसीलिए खेत क्या करता है, जोता जाता है। सही जवाब हो जाएगा। तो चलते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। पौधे की जड़ द्वारा मृदा से जल अवशोषित करना किस कारण है? ये देखिए जल का अवशोषित करता है ना, ये केशिकात्व द्वारा, और जल का जो संवाहन करता है तब जालम द्वारा। जब संवाहन लगेगा तब जालम मारेगा। तनी बारीक बारीक पॉइंट पकड़ना पड़ेगा आपको, तब जाकर क्वेश्चन सही कर पाएगा। देखिए यही पे दोनों बात दिया हुआ है कि पौधे की जड़ों द्वारा मृदा के जल अवशोषित करना किसका उदाहरण है? केशिकात्व का उदाहरण है। और जड़ों से पत्ती तक जल का संवाहन करना किसका उदाहरण है? ये जालम का उदाहरण। दोनों बातें यहाँ पे लिखा गया, जालम का हो जाएगा, संवाहन वाला जालम करता है, और ये अवशोषण काम कौन करता है? केशिकात्व के द्वारा अवशोषित किया जाता है। चलते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। बताना है कि जल या किसी द्रव में किसी वस्तु को डूबने पर उस पर ऊपर की ओर एक बल कार्य करता है, वो कौन सा बल हो जाएगा? ये उत्प्लावन बल हो जाएगा। ठीक है, उत्प्लावन बल किस सिद्धांत पर काम करता है? ये आर्किमिडीज के सिद्धांत पर ही काम करता है। अगला क्वेश्चन बताना है, जब किसी वस्तु पर लगने वाला उत्प्लावन बल उसके भार से कम होगा तो क्या होगा? भार से कम होगा तो वस्तु क्या होगा? डूब जाएगी। देखिए उत्प्लावन मतलब भार से कम होगा, डूब जाएगी। और नहीं समझे, समझाते देखिए, तो जब किसी वस्तु का पर लगने वाला उत्प्लावन बल उसका भार से क्या होगा? कम होगा। जैसे उत्प्लावन बल का मान कम होगा ना वस्तु के भार से, जखने उत्प्लावन कम होगा तो वस्तु डुबा लेगा अपने। और जब उत्प्लावन बल का मान अधिक होगा और वस्तु का भार कम होगा तब क्या वस्तु तैर जाएगा। ठीक है, तो क्या होगा? वस्तु तैरने लगेगा। सही जवाब हो जाएगा। चलते हैं अगला क्वेश्चन। उत्प्लावन बल किस सिद्धांत पर काम करता है? ये आर्किमिडीज के सिद्धांत पर ही काम करता है। बहुत जगह बताएगा, लोहे का एक टुकड़ा पानी में डूब जाता है जबकि पारे पर तैरता है, इसका क्या कारण होगा? देखिए क्योंकि लोहा का घनत्व पारे घनत्व से क्या होता है? कम होता है, और जबकि उससे क्या होता है? पानी से अधिक होता है, इसलिए क्या डूब जाता है। बताना अगला क्वेश्चन बताइएगा कि हाइड्रोजन गैस से भरा गुब्बारा वायुमंडल में ऊपर उठता चला जाता है, इसका क्या कारण है? देखिए गैस से भरा गुब्बारे का औसत घनत्व वायु से क्या कम होता है, उसका घनत्व कम होगा तो ये ऊपर उड़बे करेगा। ठीक है, जहां पे घनत्व होगा वहां पे वो कम होगा, वो तैरेगा। बताइएगा पानी में जो बर्फ डूबा होता है कितना परसेंट भाग उसका डूबा होता है? कितना भाग? देखिए 9/10 भाग डूब जाता है, और ये 1/10 भाग क्या ऊपर की ओर तैरता रहता है। सही जवाब हो जाएगा। बताइए इसका भी घनत्व कम होता है, बर्फ का घनत्व पानी से क्या होता है? कम होता है, इसी वजह से पानी पे वो बर्फ तैरता होगा। और ठीक है, सही जवाब हो जाएगा। बताना अगला क्वेश्चन चलते हैं। बताइएगा कि एक भारहीन गुब्बारे में 200 ग्राम जल भरा गया है, इसका जल में भार क्या होगा? शून्य हो जाएगा। ठीक है, जल में भार इसका शून्य हो जाएगा। ठीक है, बताइए अगला क्वेश्चन है कि किसी सतह के एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को क्या कहते हैं? दाब कहते हैं। और दाब बराबर फॉर्मूला क्या होता है? बल बटे क्षेत्रफल, यानी F बटे A हो जाएगा। ठीक है, फोर्स बटे एरिया। मतलब दाब का मात्रा क्या होगा? न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, या फिर इसको पास्कल भी कहा जाता है। ठीक है, सही जवाब बताइए। दाब कैसा राशि है? दाब एक अदिश राशि। ठीक है, दाब एक अदिश राशि हो जाएगा। बताइएगा एक निश्चित बल के लिए क्षेत्रफल जितना कम होगा दाब उतना क्या होगा? अधिक होगा। ठीक है, और इसी कारण क्या नुकीली कील दीवार में क्या होता है? आसानी से चला जाता है, और इसी का कारण क्या होता है? नाखून लगाने पर गुब्बारा नहीं फटता, लेकिन सुई से क्या होता है? ये फट जाता है, क्योंकि क्षेत्रफल जितना कम होगा उतना अधिक दबाव लगने वाला। जितना क्षेत्रफल कम होगा दाब उतना क्या अधिक मारेगा वो। अभी हथौड़ी मारेगा शट समझ चलाएगा, लेकिन जब नुकील नहीं होगा नहीं जाएगा अंदर। देखते हैं ना, क्षेत्रफल कम क्या होता है इसी कारण। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। बता दीजिएगा कि समुद्र तल पर वायुमंडलीय दाब मान कितना होता है? समुद्र तल पर वायुमंडलीय दाब मान 1.000 ठीक है 1.013 पास्कल हो जाएगा, जो समुद्र तल पर वायुमंडलीय दाब क्या होगा? मान हो जाएगा। और इसको इसे ही क्या कहते हैं? एक वायुमंडलीय दाब कहते हैं। कभी पूछ सकता है एक वायुमंडलीय दाब का मान क्या हो जाएगा? 1.013 पास्कल हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, वायुमंडलीय दाब को माप किस में किया जाता है? ये बैरोमीटर में किया जाता है। सही जवाब है। अगला क्वेश्चन बताना है आप सभी को कि किसकी सहायता से मौसम संबंधी पूर्वानुमान भी लगाया जाता है? ये बैरोमीटर द्वारा, बैरोमीटर से लगाया जाता है वायुमंडलीय संबंधी मतलब बैरोमीटर का पट्टेकंक एकाएक नीचे गिरेगा तो क्या आएगा? ये आंधी तूफान आएगा। और जब धीरे धीरे नीचे गिरेगा तो मौसम साफ नहीं, वर्षा होगा। और जब धीरे धीरे ऊपर जाएगा ना तो क्या होगा? मौसम साफ होने का संभावना व्यक्त करता है वो। सही जवाब हो जाएगा। चलते हैं अगला क्वेश्चन की बताना आपसे, वायुमंडल में बैठे यात्री जो है ना फाउंटेन पेन किसके कारण से बाहर निकलते हैं? ये वायुमंडलीय दाब के कारण है। ठीक है, वायुमंडलीय दाब कम हो जाता है ना, इसी कारण स्याही निकल जाता है। चलते हैं बताना अगला क्वेश्चन बता दीजिएगा। द्रव के अणुओं द्वारा बर्तन की दीवार अथवा तली के प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को क्या कहते हैं? ये द्रव का दाब कहा था। और दाब बराबर फॉर्मूला क्या होता है?
HDG द्रव्य दाब हो गया, ठीक है, HDG हो जाएगा, सही जवाब है। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि विभिन्न आकृतियों के विभिन्न आकृतियों के पात्रों को पेंदी में एक क्षैतिज पाइप से जोड़ने पर सही पात्रों में जो है पानी का तल समान हो जाता है, इसे क्या कहते हैं? इसको द्रव स्थैतिक विरोधकता कहते हैं, द्रव स्थैतिक विरोधकता कहते हैं इसे। चलते हैं, बताना स्थिर द्रव में स्थिर किसी बिंदु पर दाब प्रत्येक दिशा में क्या होगा? ये समान होने वाला, ठीक है। चलते हैं, अगला क्वेश्चन बताना है कि यदि गुरुत्वीय प्रभाव को यदि गुरुत्वीय प्रभाव को नग्न मान लिया जाए तो संतुलन की अवस्था में द्रव के भीतर प्रत्येक बिंदु पर दाब समान होगा। ये किस नियम के अनुसार? ये पास्कल का प्रथम नियम है। भीतर जब अंदर में समान होगा तो पास्कल क्या होगा? प्रथम नियम होगा, और जब बाहर से खोला गया तो दूसरा नियम हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, किसी पात्र में बंद द्रव के किसी भाग पर जब बाह्य दाब आरोपित होता है यह बिना हाथ से सभी दिशाओं में समान रूप से संचालित, तो ये कौन सा नियम होगा? ये पास्कल का दूसरा। देखिए, अंदर से पहला नियम होगा और बाहर से दूसरा नियम पास्कल का हो जाएगा, ठीक है। बताइए, हाइड्रोलिक ब्रेक किस सिद्धांत पर काम करता है? ये पास्कल के सिद्धांत पर काम करता है। और हाइड्रोलिक लिफ्ट ये भी पास्कल के सिद्धांत पर ही काम करता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइए, गर्म करने पर जिन पदार्थों का आयतन बढ़ता है दाब बढ़ाने पर उसका गलनांक क्या होगा? बढ़ेगा। गरम करने पर जिन पदार्थ का आयतन क्या होगा? बढ़ेगा, उसको दाब बढ़ाने पर गलनांक क्या होगा? बढ़ जाएगा। जैसे क्या होगा? मोम और घी, इसका गलनांक क्या होगा? दाब बढ़ाने पर बढ़ेगा। और बताइए, गर्म करने पर जिनका आयतन घटता है दाब बढ़ाने पर उसका गलनांक घट जाएगा। जैसे में बर्फ का गलनांक पूछता कई बार, दाब बढ़ाने पर गलनांक क्या प्रभाव पड़ता है? तो घटता है। ये ऑप्शन देकर पूछ देगा। बताइए, सभी द्रव्यों का क्वथनांक दाब बढ़ाने पर क्या होगा? बढ़ेगा। सभी द्रव का क्वथनांक दाब बढ़ाने पर क्या होता है? बढ़ जाता है। चलते हैं, अगला क्वेश्चन क्या बताना है कि किसी द्रव या गैस की दो क्रमागत परतों के बीच उनकी अपेक्षित गति का विरोध करने वाले घर्षण बल को क्या कहते हैं? सायन बल कहते हैं, सायन बल कहा जाता है। और बताइए, तरलों के इन गुण को जिनके कारण वह विभिन्न परतों के माध्यम से अपेक्षित गति का विरोध करता है उसे क्या कहते हैं? उसको सायनता कहते हैं। और एक आदर्श तरल की सायनता क्या होती है? शून्य होती है, ठीक है। और बताना है सायनता जो किसका गुण है? ये तरलों का गुण हो जाएगा। और यह अणुओं के मध्य किस बल के कारण जुड़ा होता है? ये ससंजक बल के कारण होता है, ठीक है, सही जवाब हो जाएगा। तो बताइए, गैस में द्रव की तुलना में सायनता क्या होती है? बहुत कम होता है। गैस में सायनता कम होता है, द्रव में क्या अधिक होता है। तो फिजिक्स का जो भी दिया गया था समाप्त कर दिया गया। अब चलने आप सभी के बीच जो बायोलॉजी दिया गया था उसको भी देख लेते हैं फटाफट। बताना है, बताइए, रुधिर वाहिका कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की होती है, धमनी, शिराएं एवं केशिकाएं। धमनी, शिराएं एवं केशिकाएं हो जाएगा। बहुत से जवाब बताएगा। रुधिर को हृदय से विभिन्न अंगों तक कौन ले जाता है? ये रुधिर को हृदय से लेकर अंगों तक धमनी ले जाता है, ठीक है, धमनी ले जाता है। और शरीर से फिर हृदय तक कौन आता है? ये शिरा के द्वारा ही लाया जाता है। पता है किस धमनी में अशुद्ध रक्त बहता है? फुफ्फुस धमनी में। फुफ्फुस धमनी में एकमात्र धमनी है जिसमें अशुद्ध रक्त बहता है, और ये सही जवाब हो जाएगा। बताना है आप सभी को। अगला क्वेश्चन और चलते हैं। बताइए, शरीर की सबसे बड़ी धमनी कौन सी हो जाएगी? महाधमनी हो जाएगी, जो कि जो बाएं नीला से शुद्ध रक्त शरीर को पहुंचाता है। बाएं नीला में रहता है महाधमनी। अगला क्वेश्चन बताना है कि दाएं नीला से जो है अशुद्ध रक्त फेफड़ा तक कौन पहुंचाता है? ये फुफ्फुस धमनी। जखनी अशुद्ध रक्त के बाद है फुफ्फुस धमनी मारी है, ठीक है। अशुद्ध रक्त कौन धमनी ले जाता है? फुफ्फुस धमनी हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं, अगला क्वेश्चन बताना है आप सभी को, बता दीजिएगा। बताएगा, फुफ्फुस शिरा जो है इसमें कौन सा रक्त बहता है? इसमें शुद्ध रक्त बहता है, ठीक है, शुद्ध रक्त बहता है। अगला क्वेश्चन बताना है कि हृदय के दाहिने भाग को ऑक्सीजन की कमी वाले रक्त को आपूर्ति कौन करता है? महाशिरा के द्वारा किया जाता है, महाशिरा। और ये दो महाशिरा कितना प्रकार का होता है? 2 प्रकार के, एक अग्र महाशिरा और एक पश्च महाशिरा हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा, शुद्ध रक्त फेफड़ा से बाएं आलिंद में पहुंचाने का काम किसका हो जाएगा? फुफ्फुस शिरा का। फुफ्फुस शुद्ध रक्त फेफड़ा से लेकर बाएं आलिंद तक, बाएं आलिंद ऊपर में होता है उसको फुफ्फुस शिरा तक, बाएं आलिंद के बाद बाएं नीला में जाता है, और बाएं नीला रक्त पंप मार के कहां पूरा शरीर में पहुंचाने का काम करता है। चलते हैं, अगला क्वेश्चन बताना है कि बताइए, रुधिर कोशिका की भित्ति की मोटाई केवल किसके समान होती है? एक कोशिका स्तर के समान हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, बताना है कि शिराओं में रुधिर का पश्च प्रवाह रोकने के लिए क्या पाया जाता है? वाल्व पाया, यानी कि जो रुधिर आगे जा रहा है वो पीछे की ओर ना है, उसको रोकने के लिए क्या पाया था? उसमें वाल्व पाया था, वाल्व पाया था, ठीक है। और बताना अगला क्वेश्चन है, बाएं आलिंद एवं बाएं नीला में जो एक छिद्र द्वार खुलता है उसे क्या कहते हैं? उस वाल्व को, उसको द्विपाटीय वाल्व कहते हैं। और जो है दाएं आलिंद से लेकर बाएं नीला के बीच में वो छिद्र खुलता है उसको त्रिपाटीय, ठीक है, त्रिपाटीय वाल्व कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, हृदय के दाहिने कक्ष में अवस्थित जो है ना कौन गति को नियंत्रित करता है? हृदय गति को नियंत्रित कौन करता है?
ऐसे नोड कहते थे, पेस मेकर कृत्रिम हो गया, और प्राकृतिक ऐसे नोड हो जाएगा। ऐसे नोड जो प्राकृतिक पेस मेकर कहा जाता है। किसे कहा था प्राकृतिक पेस मेकर? ऐसे नोड, इसको कहते हैं सोनेट्रियल नोड भी कहा जाता है। चलते अगला क्वेश्चन की बताना है कि रुधिर कैसा उत्तक है? ये तरल संयोजी उत्तक हो जाएगा। बहुत से जवाब है, और कोलाइड भी कहा जाता है। बताना ये मुख्यतः कितने प्रकार का रुधिर होता है? रुधिर दो प्रकार का होता है, प्लाज्मा एवं रुधिर कोशिकाएं होता है। बताए प्लाज्मा है ना, रक्त में कितना परसेंट होता है प्लाज्मा? 55% भाग प्लाज्मा होता है। और प्लाज्मा में कितना परसेंट भाग जल होता है? 90% जल होता है। और प्लाज्मा किसका किसका ले जाने का काम करता है? किसको? ये CO2 हार्मोन एवं अपशिष्ट को ले जाने का ये काम करता है। और गल्बुमिन, एल्बुमिन और फाइब्रिनोजन एवं यकृत में बनने वाला प्लाज्मा प्रोटीन हो जाएगा। ये बताएगा रक्त कोशिका कितना प्रकार का होता है? ये रक्त कोशिका 3 प्रकार का होता है। इसमें लाल रक्त कण होगा, श्वेत रक्त कण एवं प्लेटलेट्स, इसको WBC, RBC और प्लेटलेट्स कहते हैं। बताएगा लाल रक्त कण का आकृति कैसा होता है? ये गोलाकार होता है। और लाल रक्त कण RBC में केंद्रक पाया जाता है, नहीं पाया जाता? नहीं पाया जाता। और अपवाद में क्या हो जाएगा? ऊंट और लामा, इसके RBC में केंद्रक पाया जाता है। कई बार क्वेश्चन पूछा है कि आप किस जीव में केंद्रक पाया जाता है, तो मतलब RBC में, तो ऊंट और लामा में हो जाएगा। ठीक है, बताइएगा RBC का जीवन काल क्या हो जाएगा? 120 दिन का हो जाएगा। ठीक है, 20 से 120 दिन होता है। क्या हुआ? अगला क्वेश्चन बताना है कि कौन सा जो लाल वर्णक है, जो एक रुधिर का किस वर्णक के कारण रुधिर का रंग लाल होता है? ये हेमोग्लोबिन कारण। और हेमोग्लोबिन किसका वहन करता है? रक्त का वहन करता है। ठीक है, O2 यानी रक्त का वहन करता है हेमोग्लोबिन। सही जवाब हो जाएगा। मतलब रक्त का पीएच मान कितना होता है? देखिए रक्त का पीएच मान 7.35 से लेकर 7.45 के बीच होता है। और एवरेज में 7.4 पढ़ते हैं हम लोग, तो 7.4 भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, WBC का कार्यकाल कितना दिन का होता है? 1 से 4 या 2 से 5। देखिए 5 दिन का अंतर वाला लीजिएगा। 2 से 5 दिन का अंतर, 2 से 4 दिन में लेता है, लेकिन इसमें 1 से 4 दिन का दिया गया है। और सबसे बड़ा श्वेत रक्त कण कौन हो जाएगा? मोनोसाइट हो जाएगा। मोनोसाइट हो जाएगा। ठीक है, और प्रतिरक्षा का काम कौन करता है? ये WBC के द्वारा ही किया जाता है। मतलब सबसे छोटी WBC कौन सा हो जाएगी? लसिका हो जाएगा। लसिका कोशिका हो जाएगा, जो 2 प्रकार का होती है। कौन कौन? बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट। जब एड्स होता है तो इसमें किसका कमी होता है? टी लिम्फोसाइट का। टी लिम्फोसाइट का कमी होता है और एड्स होता है। और एड्स की जांच के लिए क्या करते हैं? एलिसा टेस्ट किया जाता है। सही जवाब हो जाएगा। बहुत से जवाब है। बताना है रक्त कोशिका से RBC, WBC, प्लेटलेट्स, इसका निर्माण कहाँ होता है? जन्म से लेकर वयस्क होने तक अस्थि मज्जा में होता है। और जब भ्रूण अवस्था में होता है तब कहाँ होता है? यकृत में होता है। तब यकृत में होता है। बताना RBC का कब्रगाह किसे कहते हैं? प्लीहा को कहते हैं। क्यों कहते हैं इसको? क्योंकि यह इसको निपटाता है, सभी जो मृत कोशिका के अपने पास जमा कर लेता है मृत RBC को। अगला क्वेश्चन बताना है रक्तदाब का नियंत्रण कौन करता है? कौन ग्रंथि? इसको रक्तदाब का नियंत्रण कौन ग्रंथि करता है? एड्रिनल ग्रंथि करता है। और रक्तदाब को नापने सुनने में स्फिग्नोमेग्नेटोमीटर का प्रयोग करते हैं। सही जवाब हो जाएगा। बताइए वयस्क पुरुष में जो है ना हेमोग्लोबिन RBC का मात्रा कितना होता है? ठीक है, 4.6 से 6 मिलियन प्रति मिमी क्यू में। और महिला में क्या होता है? वयस्क महिला में 4.2 से 5 मिलियन मिमी क्यू हो जाएगा। मानव शरीर में रक्त की अपर्याप्त आपूर्ति को क्या कहते हैं? इस्कीमिया कहते हैं। इस्कीमिया, रक्त की कमी को क्या? अपर्याप्त आपूर्ति। बेसी हो गया ना, अपर्याप्त में बहुत ज्यादा अपर्याप्त आपूर्ति, रक्त में अधिक खून को इस्कीमिया कहा जाता है। ठीक है, इस्कीमिया हो जाएगा। अब तना एक स्वस्थ मनुष्य में रक्त कितना पर होता है? कुल 5 से 6 लीटर हो जाएगा। ठीक है, सही जवाब है। बताना अगला क्वेश्चन चलते हैं, बताइएगा। बताइए शरीर की सफाई, टूटी फूटी मृत कोशिका के कचरे या मलबे आदि को निपटारा कौन करता है? नष्ट कौन करता है? ये WBC के द्वारा, WBCS के द्वारा ही किया जाता है। ठीक है, सही जवाब हो जाएगा। बताना अगला क्वेश्चन है सामान्य जो है ना रुधिर वाहिनी में निहित जमता परंतु नहीं जमता। देखिए फिर सुनिएगा, सामान्य रुधिर जो वाहिनी में नहीं जमता परंतु क्षतिग्रस्त रुधिर वाहिनी से रक्त बहने लगता है, उसमें उपस्थित प्लेटलेट जो किस नामक पदार्थ को स्रावित करता है? ये थ्रोम्बोप्लास्टिन को स्रावित करता है। और थ्रोम्बोप्लास्टिन फिर किसको बदलता है? प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन बदल देता है। और प्रोथ्रोम्बिन फिर किसको बदलता है? थ्रोम्बिन से एक प्लाज्मा फाइब्रोनोजिन प्लाज्मा निकलता है। और फाइब्रोनोजिन ही रक्त को स्कंदन करने का काम करता है। और बताइए एगो कौन सा वर्णक है जो रक्त को जमने से रोकता है? ये हिपेरिन नामक वर्णन। ठीक है, हिपेरिन नामक वर्णन रक्त को जमने से क्या होता है? रोक देता है। बताइए रुधिर वर्ग का खोज कौन किया था? कार्ल लैंड के द्वारा ही किया गया। सही जवाब हो जाएगा। और बताना है कि रुधिर में एंटीजन और एक एंटीबॉडी है, इसका भी खोज कौन किया था? ये कार्ल लैंड के द्वारा ही किया गया था। बताइए रक्तदाब को किससे मापते हैं हम लोग? स्फिग्मोमैग्नेटोमीटर से ही मापा जाता है। सही जवाब हो जाएगा। तो बताइए मनुष्य में एंटीजन कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का। कौन कौन हो जाएगा? एंटीजन A और एंटीजन B हो जाएगा। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा। तो
तो जो भी होमवर्क दिया गया था साइंस का डिस्ट्रिक्ट क्विक बुक समाप्त कर दिया गया। अब चल रहे हैं आपसे के बीच में जो एसपीटी का रह गया ऑनलाइन, इसको भी देख लेते हैं। बताइए धोने वाला सोडा का सूत्र क्या हो जाएगा? फिर से बोलिए आप बोले तो फिर से Na2CO3 into 10H2O धोने वाला सोडा, वॉशिंग सोडा इसको बोलते हैं। देखिए 10 रुपए में सब खरीदते ना, इसको 10 वाला याद रखिए। Na2CO3 into 10H2O हो जाएगा धोने वाला सोडा का रासायनिक सूत्र हो जाएगा। बताइए बैंकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होगा? NaHCO3 NaHCO3 हो जाएगा। बहुत सा जवाब है। बताइए जिप्सम का सूत्र क्या होगा? ठीक है CaSO4 into 2H2O और पूछेगा POP यानी प्लास्टर ऑफ पेरिस का। ठीक है जहाँ 2 को जगह हाफ लगाइए उसको आधा कर। ठीक है CaSO4 into half H2O क्या होगा? इसका किसका? POP यानी प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र हो जाएगा। पता है बैंकिंग सोडा ये तो पूछ दिया। ब्रेंडक चूर्ण का सूत्र क्या होगा? CaOCl2। ठीक है CaOCl2 इसमें मैंने घुमा कर दिया लेकिन CaOCl2 हो जाएगा। इसको तोड़ने से वही आ जाएगा CaOCl2 याद रखिएगा जो किसका? ब्रेंडक चूर्ण का फार्मूला हो जाएगा। अगला क्वेश्चन लाफिंग गैस का सूत्र क्या होगा? N2O नाइट्रस ऑक्साइड बोलते हैं इसको। भारी जल का ड्यूटेरियम ऑक्साइड D2O हो जाएगा। बहुत जवाब है। कास्टिक सोडा का सूत्र क्या होगा? NaOH। कास्टिक सोडा का सूत्र NaOH हो जाएगा। अगला क्वेश्चन साधारण नमक का सूत्र क्या होगा? NaCl साधारण नमक का सूत्र हो जाएगा। बताइए अम्लराज का सूत्र क्या होगा? HNO3 प्लस HCl HNO3 प्लस HCl हो जाएगा। बताइए विटामिन ए का खोज कब हुआ था? 1913 में हुआ था। और विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या होगा? रेटिनॉल हो जाएगा। बताइएगा विटामिन B1 का खोज कब हुआ? 1910 में हुआ। और विटामिन B2 खोज 1920 में हुआ था। पता है विटामिन B1 का नाम क्या होगा? थायमिन होगा। और विटामिन B2 को क्या बोलते हैं? राइबोफ्लाविन हो जाएगा। विटामिन B3 का नाम नियासिन होगा। विटामिन B5 का नाम पेंटाथेनिक अम्ल हो जाएगा या फिर एसिड बोलिए उसको। विटामिन B6 का नाम क्या होगा? पायरिडॉक्सिन होगा। विटामिन B7 का नाम बायोटिन हो जाएगा। ठीक है और बताइएगा विटामिन B12 को क्या कहते हैं? साइनोकोबालामिन कहते हैं। साइनोकोबालामिन इसका रासायनिक नाम हो जाएगा। विटामिन C का नाम बताना है। एस्कॉर्बिक एसिड होगा। एस्पेरिक अम्ल हो जाएगा। विटामिन D का नाम कैल्सिफेरॉल और विटामिन E का नाम टेकोफेरॉल। दोनों फंसेगा मत। D फॉर कैल्सिफेरॉल होगा। विटामिन E का टेकोफेरॉल। और विटामिन E की कमी से कौन सा रोग होता है? नपुंसकता यानी कि जनन क्षमता क्या कम जाता है। सही जवाब इसलिए बादाम खाया कीजिए। देखते हैं ना तो शादी के बाद बादाम वाला दूध दिया जाता है। अगला क्वेश्चन बताना है विटामिन के का नाम क्या होगा? फिलोक्विनोन हो जाएगा। और विटामिन डी का ई का खोज कब हुआ? ई का खोज विटामिन ई का 1922 में। विटामिन के का खोज 1929 में किया गया। मतलब रतौंधी जो है किससे कमी से होता है? विटामिन ए के कमी से होता है। और बेरी विटामिन B1 की कमी से होता है। सही जवाब बताइएगा बताना है मंद बूंदी बालों का सफेद होना किस विटामिन के? विटामिन B3 की कमी से होता है। और किलोसिस त्वचा फटना ये किससे कमी से होता है? ये B2 की कमी से होता है B2। और प्लेगरा रोग किससे कमी से होता है? देखिए सुन प्लेगरा ना B5 दिया हुआ यहाँ पे लेकिन प्लेगरा होता है तो विटामिन B3 नियासिन की कमी से होता है ना। और नियासिन किसका? B3 का नाम है। देख लीजिएगा इसको आप लोग विटामिन यहाँ पे जो एस्पिरिन प्लेगरा दिया हुआ विटामिन B5 कमी से जो तोता दाल होता है ये भी होता है। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि एनीमिया रोग किससे कमी से होता है? किस विटामिन की कमी से? विटामिन B6 हो जाएगा। ठीक है अब बताना स्कर्वी मसूड़ों का फूलना ये विटामिन C की कमी से होता है। बताइए नपुंसकता रोग ये विटामिन E की कमी से। और रक्त का थक्का न जमना ये विटामिन K की कमी से होता है। अगला क्वेश्चन बताना वोल्टिया सेल में किसका प्रयोग होता है? ये सल्फ्यूरिक अम्ल यानी H2SO4 का प्रयोग किया जाता है। बताइए लेकलांस सेल में किसका प्रयोग होता है? ठीक है अमोनियम क्लोराइड का NH4Cl हो जाएगा। इसका सूत्र हो जाएगा जो अमोनियम क्लोराइड का प्रयोग किया जाता है। बताइए डेनियल सेल में किसका प्रयोग होता है? CuSO4 होगा जो कि कॉपर सल्फेट हो जाएगा या फिर सल्फ्यूरिक अम्ल दोनों का प्रयोग होता है इसमें डेनियल सेल में। बताइए सूखा सेल में किसका प्रयोग करते हैं? देखिए मैग्नीज डाइऑक्साइड एवं अमोनियम क्लोराइड। मैग्नीज डाइऑक्साइड एवं अमोनियम क्लोराइड दोनों का प्रयोग सूखा सेल में किया जाता है। और शीशा संचय सेल में क्या होता है प्रयोग? सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। ठीक है सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग करते हैं। बताइएगा मानव शरीर का मास्टर ग्रंथि किसे कहते हैं? पिट्यूटरी ग्रंथि कहा जाता है। ठीक है अगला क्वेश्चन बताना है भारत में पहली बार आपातकाल का घोषित हुआ 1962 में। भारत के साथ किसका युद्ध हुआ था? चीन का युद्ध हुआ था उस समय। ठीक है पता ना संविधान संशोधन चर्चा किस संसद में है? ये अनुच्छेद 368 में। बताइए सुगौली का संधि कब हुआ था? 1816 में। बताइए ना जी 1816 में हो जाएगा। अगला क्वेश्चन जवाब देना है। बताइए खटाखट जवाब दीजिएगा। बताना है पेट्रोल में प्रदूषण जांच करने के लिए किसका जांच किया जाता है?
शीशा और कार्बन कण का जांचता है। गुणवत्ता नापने के पेट्रोल का गुणवत्ता के लिए ऑक्टेन का प्रयोग करते हैं और डीजल के लिए C10 का प्रयोग किया जाता है। सही से पता है किसको जो है ना राजा बीरबल की उपाधि दिया गया था? ये महेश दास। इसे बीरबल का नाम बचपन नाम महेश दास, इसका मूल नाम महेश दास हो जाएगा और उसी को बीरबल बना दिएगा। अगला क्वेश्चन बता दीजिएगा कि घेघा रोग किससे कमी से होता है? ये आयोडीन की कमी से हो सकता है। बांग्लादेश संसद का नाम क्या है? जातीय संसद, जातीय संसद हो जाएगा। अगला क्वेश्चन जब लास्ट सपर, लास्ट सपर किसका पुस्तक है? ये लियोनार्डो दा विंची का पुस्तक हो जाएगा। बताइए कवारती किसकी राजधानी है? ये लक्षद्वीप की राजधानी हो जाएगा। बहुत अच्छा जवाब है। बताइए सत्यमेव जयते किस कहां से लिया गया? ये मुंडकोपनिषद से लिया गया और ये क्या है? राष्ट्रीय वाक्य हो जाएगा। राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया गया? 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया। सही जवाब है म्यांमार के जो है ना सार्क का सदस्य है, नहीं है, सार्क का सदस्य नहीं हो जाएगा। दाभोल विद्युत परियोजना कहाँ है? ये महाराष्ट्र में हो जाएगा। सही जवाब जवाहरलाल नेहरू का जन्म कब हुआ? 1889 में जन्म हुआ था। ठीक है, सही जवाब है। बताइएगा कि संविधान को कब स्वीकार किया गया था? संविधान को 26 जनवरी 1950। ठीक है 26 जनवरी 1949 में स्वीकार किया गया। 1949 में लागू कब किया गया? देखिए 26 नवंबर 1949 को स्वीकार कर दिया गया और लागू कर दिया 26 जनवरी 1950 को लागू कर दिया गया। अगला क्वेश्चन है सूर्य की ऊर्जा का स्रोत क्या है? नाभिकीय संलयन हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन जवाब देना है होम रूल की शुरुआत कौन किया? ये बीडी तिलक और एनी बेसेंट द्वारा 1916 में ही किया गया था। बता दलहनी पौधे में किसका स्त्रीकरण करता है? नाइट्रोजन का स्त्रीकरण होता है। सही जवाब है। पता है जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 में किस वायसराय के समय में हुआ था? चेम्सफोर्ड के समय में हुआ था। और पृष्ठ तनाव का बीमा क्या होगा? MT इनवर्स 2, MT इनवर्स 2 हो जाएगा। प्रथम औद्योगिक कब हुआ था? ये 776 BC। ठीक है। बताइए वाटर पोलो में कितने खिलाड़ी होता है? 7 को होता है। और एक सीधा पूछा सीधा पोलो में कितना होता है? 4 को होता है। वाटर पोलो में 7 को, पोलो में 4 को। बताइए इस्लाम की स्थापना किस शताब्दी में हुआ था? 7वीं शताब्दी में हुआ था। भारत का पहला उपग्रह आर्यभट्ट को कब छोड़ा गया था? डेट होगा 19 अप्रैल 1975 को। और पृथ्वी का औसत घनत्व कितना है? 5.5 GM प्रति cc हो जाएगा। सही जवाब है। भारत का अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? श्री राजगोपालाचारी। प्रथम और अंतिम यही तो श्री राजगोपालाचारी हो जाएगा। बताइएगा अगला क्वेश्चन बताना है भारत का सबसे बड़ा पुस्तकालय ये कहाँ है? कोलकाता में हो जाएगा। और शक संबंध का अंतिम महीना कौन होगा? फाल्गुन हो जाएगा। तो दोस्तों जो भी होमवर्क दिया गया एसपीडी का भी समाप्त कर दिया गया। अब चलते हैं हम एसपीडी होमवर्क दिया गया था एसपीडी से करंट का, उसको देख लेते हैं। बताइएगा टाइगर क्लब अभ्यास कहाँ पर आयोजित किया गया है? भारत और अमेरिका में हो जाएगा। सही जवाब भारत और अमेरिका के बीच होता है टाइगर क्लब। अगला क्वेश्चन बताना है आप सभी को भारतीय सेना ने किस देश में आयोजित एक्सरसाइज खान क्वेस्ट में भाग लिया है? ये मंगोलिया में होगा। खान क्वेस्ट कहाँ होता है? मंगोलिया में हो जाएगा। सही जवाब हो जाएगा। बताना आप सभी को किसे शंकर देव पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? सोनल मान सिंह को ही सम्मानित किया शंकर देव पुरस्कार से। अगला क्वेश्चन है किस देश में ऑपरेशन राइजिंग लायन शुरू किया है? ये इजराइल के द्वारा शुरू किया, इजराइल के द्वारा ही शुरू किया गया। अगला क्वेश्चन है किस राज्य की फेनी को जीआई टैग मिला है? ये गोवा का हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन बताना है कि भारत मंगोलिया संयुक्त सैन्य अभ्यास नॉर्डिक एलिफेंट कहाँ संपन्न हुआ है? ये उलान बटोल। किसका राजधानी है? मंगोलिया का राजधानी उलान बटोल। और वहीं पे कौन सा संपन्न हुआ? नॉर्डिक एलिफेंट अभ्यास संपन्न हुआ। सही जवाब हो बताइएगा। अगला क्वेश्चन भारतीय सेना ने सटीक हमले के लिए रुद्रास्त्र VTOL का सफल ड्रोन का सफल परीक्षण कहां से किया है? ये राजस्थान। VTOL का सफल परीक्षण राजस्थान से ही किया गया है। अगला क्वेश्चन है कि औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के लिए उद्योग क्रांति शुरू करने वाला कौन सा राज्य होगा? ये पंजाब के द्वारा शुरू किया गया। बताइएगा क्वेश्चन है कि एयर इंडिया AIS 171 दुर्घटना के जांच का नेतृत्व कौन करेगा? ये गोविंद मोहन के द्वारा ही किया गया। ठीक है। अगला क्वेश्चन जवाब दीजिएगा अमेरिका और ईरान के बीच परमाणु वार्ता का 6ठा दौर रद्द करने की घोषणा किसने किया है? ये ओमान के द्वारा किया गया। ओमान। बताना है कि इसरो ने उत्तर प्रदेश में कहा रॉकेट परीक्षण का किया? ये कुशीनगर में किया। ठीक है। कुशीनगर में किया गया। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का 10 वर्ष पूरे हैं। कौन मेजबान किया है इस बार? ये विशाखापट्टनम को मेजबानी बनाया गया है। बताना G20 शेर्पा पद से इस्तीफा कौन दिया है? अमिताभ कांत के द्वारा दे दिया गया। ठीक है। बताइएगा अगला क्वेश्चन किसने चंद्रमा पर पानी का पता लगाने के लिए उपग्रह लॉन्च किया? ये नासा के द्वारा किया गया। सेबी का नया अध्यक्ष कौन बन चुका है? ये तुहिन कांता पांडा बन चुका है। पांडे हो चुका है जो 11वें क्रम को जाएंगे। ये अगला क्वेश्चन है 10वें क्रम का मादीपुरी बूथ की। हाँ INS गुलजार कहाँ भारत का पहला जलमग्न होगा? ये महाराष्ट्र में होने वाला। ठीक है। बताइएगा चर्चा में इडुक्की वन्यजीव अभयारण्य कहाँ है? ये केरल में हो जाएगा। सही जवाब है केरल में हो जाएगा, केरला वाला।
अगला क्वेश्चन जवाब देना है, किस राज्य में जल गंगा संवर्धन अभियान चलाया है? ये मध्य प्रदेश के द्वारा ही चलाया गया। ठीक है, बताइएगा वन नेशन वन पोर्ट पहल किसने उद्घाटन किया है? ये सर्बानंद सोनोवाल, शिपिंग मंत्रालय इनके पास है, सर्बानंद सोनोवाल हो जाएंगे। मतलब ई वोटिंग प्रणाली लागू करने वाला राज्य ये बिहार बन चुका है। बताइएगा कि किस ऑपरेशन के तहत भारतीय नागरिकों को निकाला ईरान से भारत? ये ऑपरेशन सिंधु के तहत निकाला गया। सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं, तो बताना है आप सभी को जवाब देना है, क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2026 में कौन भारतीय संस्था शीर्ष पर है? आईआईटी दिल्ली। और आज का अंतिम जवाब देना, अंतिम क्वेश्चन जो आप सभी को जवाब देना है, बताइए भारत ने किस देश के साथ फिर से उच्चायुक्त को बहाल करने की सहमति जताई है? ये कनाडा के द्वारा जताई गई है। तो दोस्तों जो भी होमवर्क दिया गया सभी को समाप्त कर दिया गया। कल आप सभी के बीच में कल के लिए एक होमवर्क सवाल है, इसका जवाब लोग कमेंट माध्यम से कीजिएगा और क्लास कैसा लगा जरूर बताइएगा। क्लास क्वेश्चन यह है कल के लिए, लोक लेखा समिति में सदस्यों की संख्या कितनी होती है? क्वेश्चन फिर से सुनिएगा, लोक लेखा समिति में सदस्यों की संख्या कितनी होती है? तो दोस्तों क्लास कैसा लगा जरूर बताइए। अगर अंतिम तक बने हैं क्लास को लाइक जरूर कर दीजिए, कमेंट कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं कल एक नए क्लास और नए अंदाज के साथ। तब तक ले लेंगे आपसे विदा। जय हिंद, जय भारत।